गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हाँ भाई, पब्लिक आ गई। यस सर। यार एक सेकंड रुकना। हाँ भाई, क्या कर रहे थे? आज सारे बच्चे घर पे हैं क्या यार? यस सर। ये क्या हो गया? आगरा वालों को क्या हो गया आज? सर आज कैलाश आगरा में छुट्टी है। आज छुट्टी है? मना कर रखी है। यस सर, डीएम का ऑर्डर है। अच्छा। यार डीएम बड़ा अच्छा है तुम्हारे यहाँ का। ये लेकिन कोई इंदिरापुरम तो आया हुआ है, इंदिरापुरम में बच्चे दिखाई दे रहे हैं। इंदिरापुरम का डीएम अलग है लग रहा है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ भाई, तो हम लोग लास्ट क्लास में कहाँ पर थे? सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन। अच्छा ठीक है, तो ईएमआर की बात कर रहे थे और हमें फिजिक्स में ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, हम नहीं जानते, हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या हैं, क्या उनकी वेव फंक्शंस होते हैं वगैरह वगैरह। हम बड़ा एक सीधी सी बात करना चाह रहे हैं कि जो भी रेडिएशंस हमें दिख रहे हैं, ये जो रेडिएशंस जो दिख रहे हैं या जो नहीं भी दिख रहे हैं, जैसे अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, गामा रेज होती हैं, कॉस्मिक रेज, एक्स रेज, हमें जो दिखती है वो तो विजिबल रेज है। वो तो सिर्फ वो वेवलेंथ्स हैं जो विजिबल रीजन को बिलोंग करती हैं, जो हमें दिखाई दे पाती हैं, जो हमारी आंखें देख पाती हैं। लेकिन ऐसी बहुत सारी वेव्स हैं जो हमें दिखाई नहीं दे पाती, जैसे रेडियो वेव्स हैं, इंफ्रारेड है, अल्ट्रा वायलेट है, कॉस्मिक, गामा, एक्स रेज वगैरह वगैरह। ठीक, ये जितनी भी रेडिएशंस हैं, इन सारे रेडिएशंस को एक कैटेगरी में डाला गया है जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहते हैं। और हमने लास्ट क्लास में इस बारे में बात की थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का मतलब यह हुआ कि एक ऐसी वेव जिसमें दो तरह के वेक्टर्स होंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एक मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ऐसे रेडिएशंस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का नाम देंगे। और एक चीज कंफर्म है, दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज अ वेव। जो अभी हम बात कर रहे हैं वो बड़ी सीधी बात कर रहे हैं, ये सब वेव की कैटेगरी है। सिर्फ फर्क इतना होगा, जो अलग अलग नाम आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के रखे हैं, जैसे सूरज से आने वाले रेडिएशंस को अल्ट्रा वायलेट रेज कहा जाता है, रेडियो वेव्स होती हैं, एफएम वेव्स होती हैं, माइक्रोवेव्स होती हैं, दुनिया भर की वेव्स होती हैं। तो सर ये सारी अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, तो इन सारी रेडिएशंस में अंतर क्या है? अंतर है सिर्फ वेवलेंथ का, उनकी फ्रीक्वेंसी का। यानी सिर्फ फर्क यह है कि किसी रेडियो वेव की वेवलेंथ हो सकता है बहुत बड़ी हो, और हो सकता है कॉस्मिक रेज की वेवलेंथ बहुत छोटी हो। सिर्फ फर्क इतना है कि सर ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। लाल रंग का वेवलेंथ है सर, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसका वेवलेंथ कुछ और है। सर किसी आप किसी और एक्सरे की बात करते हैं, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, लेकिन उसका वेवलेंथ कुछ और है। तो फर्क सिर्फ इतना है, दे ऑल आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, दे ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट विद डिफरेंट वेवलेंथ्स। हम इस बारे में भी बात करते हैं। यानी इन सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड के बराबर। सिर्फ फर्क इतना है कि किसी की वेवलेंथ ज्यादा है और किसी की वेवलेंथ कम। अब हम क्योंकि एक चीज मान रहे हैं अभी कि जो भी रेडिएशंस हैं, इन रेडिएशंस को आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की कैटेगरी में डालते हैं, तो अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, इनको वेव की कैटेगरी में डाला गया है, तो ये सारे लोग वो सारी प्रॉपर्टीज फॉलो करते होंगे जो एक वेव की प्रॉपर्टीज होती हैं। और वेव की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो तुमने बचपन से सुनी है, जैसे वेवलेंथ क्या होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसका एम्पलीट्यूड क्या है। हम उसी के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे और उसके बाद टॉपिक को चेंज करेंगे। यानी मेरा मानना यह है कि जितने भी रेडिएशंस हैं, जैसे हमने लास्ट क्लास में भी बात की थी कि आंखों पर पड़ने वाली ये रेडिएशन या और भी जो रेडिएशंस हमें दिख रही हैं या नहीं दिख रही, ये सारी जो रेडिएशंस हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। इनकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर है। फर्क सिर्फ इतना है, दो अलग अलग कैटेगरीज के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी वेवलेंथ अलग हो सकती हैं, लेकिन उनकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर है। और वो सब एक ऐसी रेडिएशन है जिनमें दो तरह के वेक्टर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एक मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, जो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। यहां तक समझ में आ गया था सब लोगों के?
Yes, sir. ठीक है, अब सेकंड लाइन पर आते हैं कि सर जब आपने बोल दिया कि ये जो रेडिएशन है ये वेव है, तो इसका मतलब सर जो भी वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो सारी फॉलो करते होंगे। बिल्कुल। अब हम वेव्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं जो तुमने पहले भी सुनी हुई है, कुछ नया नहीं है इसमें। ठीक, चलिए, ये हमने अब ये कुछ दिखाई दे रहा है तुम लोग को? लास्ट क्लास में बात हुई थी हमारी ये। Yes, sir. ठीक है, तो ये इसका पीडीएफ भी तुम्हें आज मैंने अभी मिला था या अभी मिला है? सर अभी लास्ट क्लास का पीडीएफ नहीं मिला। अच्छा, नहीं, मैंने अभी बोल दिया तो वो अभी चला गया होगा, मैंने वो मेरे पास ही सेव रह गया था, वो उनको देना भूल गया था मैं, तो वो तुम्हें मिल जाएगा। उसमें ये चीज देख लेना, जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं जो वेव की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसमें सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है वेव लेंथ। सब लोग जानते हैं, सब लोग इस बात को जानते हैं कि जो वेवलेंथ होती है वो दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ के बीच की डिस्टेंस होती है। ये सब लोगों को पता है कि अगर आप वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है वो वेव होती हैं, तो वेव की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स ये वेवलेंथ, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी फॉलो करेंगी। यानी अगर मैं वेवलेंथ की बात करता हूं तो आप सब लोग समझ रहे होंगे इस बात को कि अगर कोई वेव ये, तो इस वेव की जो वेवलेंथ होगी उसको कैसे डिफाइन करेंगे? दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट या दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको वेवलेंथ कहते हैं। यानी ये जो है ये आपका क्रेस्ट हो गया, इस क्रेस्ट से लेके इस क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस आपकी लैम्डा, या फिर दो ट्रफ्स के बीच की डिस्टेंस ले लेते हैं, ये दो ट्रफ के बीच की डिस्टेंस ले लें, इनको भी आप वेवलेंथ बोल सकते हैं। यानी दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ के बीच की डिस्टेंस को लैम्डा कहते हैं। अब जैसे लास्ट क्लास में हमारी बात हुई, अगर मैं इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कह रहा हूं तो क्या इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं कहूंगा? ये देखिए आप, सर इसको भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहेंगे? अच्छा, यानी इसकी जो स्पीड है वही स्पीड इसकी भी होगी? हाँ सर, इन दोनों की स्पीड सेम होगी बिकॉज दे बोथ आर ईएमआर, और ईएमआर की स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर होती है। तो फिर इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर वेवलेंथ का है, फ्रीक्वेंसी का है। सर इस वेव की जो वेवलेंथ है वो कुछ और है और इस वेव की वेवलेंथ कुछ और है। कोई और वेव भी हो सकती है जिसको आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कह रहे हैं, उसकी वेवलेंथ कुछ और हो सकती है। सर फर्क सिर्फ इतना है, वेवलेंथ अलग अलग हो सकती है लेकिन स्पीड इन सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की लाइट की स्पीड के बराबर होती है। सिर्फ वेवलेंथ का अंतर है, और वेवलेंथ किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की ज्यादा होगी और किसी की कम होगी, लेकिन ये सब वेव्स हैं, इसलिए ये सारे वेव्स वो वेव्स की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करेंगे। ये समझ में आया? यानी वेवलेंथ सब लोगों को समझ में आ गया, दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट या ट्रफ्स के बीच की डिस्टेंस को वेवलेंथ कहते हैं। क्लियर है ये? यस सर। ठीक। अच्छा, दूसरी बात करते हैं आप, यानी इस बात का भी ध्यान रखना, एक वेव जो होती है वो एक वेवलेंथ होती है। मतलब अगर मैं कहूं कि एक वेव का क्या मतलब है, तो वन वेव मींस द डिस्टेंस बिटवीन अ क्रेस्ट से एक दूसरे कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस, जिसको आप वेवलेंथ कहते हैं। यानी वन वेवलेंथ मींस वन वेव। जैसे अगर मैं अभी जैसे एक नेक्स्ट पॉइंट लेता हूं, उससे समझ में आएगी बात। दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, जो दूसरी प्रॉपर्टी आती है वो आती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी भी वेव की अपनी कैरेक्टरिस्टिक होती है, चाहे वो कोई भी वेव हो। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात करते हैं और आप उनको वेव नेचर का अज्यूम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके अंदर भी ये फ्रीक्वेंसी वाली प्रॉपर्टी जरूर एक्सिस्ट करेगी। और फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या दे रखी है? किसी भी एक पॉइंट से एक सेकंड में जितनी वेव्स क्रॉस कर जाएंगी उसे फ्रीक्वेंसी बोले। एक सेकंड में क्रॉस करने की, एक सेकंड में जितनी वेव्स क्रॉस करती हैं उसे आप फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। ये जो हमने अभी वेवलेंथ वाली बात की थी, इसमें एक चीज और ऐड कर देते हैं। इस वेवलेंथ वाले पॉइंट में हम कुछ एक आध वो डाल देते हैं, कुछ यूनिट्स वगैरह का भी ध्यान रखना। मतलब मैंने देखा है कि इसमें यूनिट्स वगैरह का भी ध्यान देना पड़ता है, तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान देना कि जो इसमें यूनिट्स आएंगी वो भी थोड़ा सा ध्यान देनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए यूनिट आ रही है 1, ये तुम लोग को पता है कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 10⁻⁻² मीटर के बराबर है। क्लियर है ये? यस सर। 1 मिलीमीटर जो है वो 10⁻³ मीटर के बराबर है। 1 माइक्रोमीटर जो होगा वो 10⁻⁻6 मीटर होगा। 1 नैनोमीटर जो होगा वो 10⁻⁹ मीटर होगा। 1 एंगस्ट्रॉम जो होगा वो 10⁻10 मीटर होगा। और 1 पिकोमीटर जो होगा वो 10⁻12 मीटर होगा।
और चाहो तो एक और याद कर सकते हो, 1 फर्मी जो होगा वो 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होगा। ये कुछ लेंस की यूनिट्स हैं जिसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। उसका रीजन है, कई बार मैंने देखा इसमें जो न्यूमेरिकल आते हैं, हम भी करेंगे, उसमें यूनिट एंगस्ट्रॉम में दे रखी होती है, हमें नैनोमीटर में चाहिए होती है, नैनोमीटर में दे रखी हो, हमें माइक्रोमीटर में चाहिए, वो कन्वर्जेंस हमें आने चाहिए। तो अब तुम्हारे सामने ये सारे मैंने कुछ कुछ मेन जो कन्वर्जेंस है वो लिख दिए। तुम्हें मुझे ये बताना है कि अगर मैं तुम्हें किसी भी लेंथ की कोई भी एक यूनिट दे दूं तो आप उसको दूसरी किसी भी यूनिट में कन्वर्ट कर पाएंगे कि नहीं? सोचिए आप। ये आपके सामने मैंने लिख दिया कि भाई मुझे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना आता है, मुझे मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना आता है, मुझे माइक्रोमीटर का मीटर कन्वर्जन पता है, लेकिन क्या मुझे माइक्रोमीटर का पिकोमीटर कन्वर्जन पता है? क्या मुझे पिकोमीटर का एंगस्ट्रॉम का कन्वर्जन पता है? तो क्या ये इंटर कन्वर्जन तुम किसी भी एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कर पाओगे? जैसे मैं तुमसे पूछता हूं, तुम अपने आप सोच के जवाब देना। ये नोट कर लिया सब लोगों ने? यस सर। 1 सेंटीमीटर 10⁻⁻2 मीटर, 1 मिलीमीटर 10⁻⁻3 मीटर, ये सब अब हम लोग को पहले से पता होता है। 1 माइक्रोमीटर इज 10⁻⁻6 मीटर, 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम -10 मीटर, 1 पिकोमीटर -12 मीटर, 1 फर्मी, दिस एफएम इज फर्मी, तो 1 फर्मी इज 10⁻⁻15 मीटर। तो अब तुमसे जैसे मैं कन्वर्जन की बात करता हूं तो तुम मुझे कन्वर्जन बताना। एक ऐसी सवाल ले लेते हैं, कन्वर्ट 1 नैनोमीटर इंटू माइक्रोमीटर। बताओ, 1 नैनोमीटर में कितने माइक्रोमीटर? ये देखने में आसान लगते हैं लेकिन इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। 10⁻⁻3। 10⁻⁻3, 1 नैनोमीटर इज 10⁻⁻3 माइक्रोमीटर। अच्छा, किसने बताया ये? अनन्य शर्मा। अनन्य ने बताया है। सब लोग करके देखो, देखो ये आ रहा है नहीं आ रहा है। देखो, हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ा सा अजीब सा लग रहा हो कि कन्वर्जन करें कैसे, या कुछ लोगों को समझ में भी आ रहा होगा कि कन्वर्जन कैसे करना है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं, मैंने अपना एक तरीका बना रखा है। अगर वैसे फॉलो करोगे तो गलती नहीं होगी। कैसे? सबसे पहले 1 नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो और फिर मीटर को माइक्रोमीटर में कन्वर्ट कर लो। देखो, जो मैंने याद किया है, वैसे तमाम तरीके हो सकते हैं, ठीक। मैंने जो याद किया है वो ये याद किया है कि जब कभी भी कन्वर्जन आए तो मैं सबसे पहले लिखता हूं 1 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ मीटर। बताओ, ये तो ठीक है? इतना तो मुझे पता होना चाहिए कि 1 नैनोमीटर इज 10⁻⁹ मीटर के बराबर है। फिर क्या करूंगा सर? लेकिन आपको नैनोमीटर को मीटर में नहीं कन्वर्ट करना है, माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करना है। अरे, तो मीटर में कन्वर्ट कर चुके हो, अब इसको माइक्रोमीटर में कन्वर्ट कर दो। अब क्या लिखूंगा? अब मैं लिखूंगा 10⁻⁹ और मीटर को माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करके लिखूंगा 10⁻⁶ माइक्रोमीटर। बताओ समझे कि नहीं? क्योंकि 1 मीटर में 10⁻⁶ माइक्रोमीटर होते हैं। तुमने 1 माइक्रोमीटर में 10⁻⁻6 मीटर बोला था, तो इन मीटर यू हैव 10⁻⁶ माइक्रोमीटर। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 10⁻⁻3 माइक्रोमीटर। बिल्कुल सही बताया था अनन्य ने, बिल्कुल सही। कुछ समझ में ये मतलब मुझे ऐसा लगता है इसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। इसमें ना कुछ सोचना है ना कुछ करना है। आप बस एक तरीका फॉलो करिए कि जो दिया गया है पहले आप उसको मीटर में लिख दीजिए और फिर उस मीटर को उस यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए जिस यूनिट में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं। चलो एक सवाल और देता हूं, सब लोग इसको भी करके देखना। मान लो इसको कर लेते हैं, कन्वर्ट 1 मिलीमीटर इंटू फर्मी। जैसे ये सवाल, सब लोग एक बार करके देखो। 1 मिलीमीटर को फर्मी में कन्वर्ट करिए, तो क्या करूंगा मैं? सबसे पहले 1 मिलीमीटर को मीटर में लिख दूंगा। बताओ समझ में आई ये बात? 1 मिलीमीटर को जब आप मीटर में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? 10⁻⁻3 मीटर। लेकिन आपको मीटर में तो चाहिए नहीं, आपको तो फर्मी में चाहिए, तो इस मीटर को फर्मी में कन्वर्ट कर लीजिए। तो दिस विल बी 10⁻⁻3 और 1 मीटर में कितने फर्मी होंगे? 10⁻15 फर्मी। बस अब आप इसको सॉल्व करिए, ये 10⁻12 फर्मी, ये आंसर है। लवली, समझ में आया बेटा? Yes, sir. अक्षरा, क्लियर है? Yes, sir. शुभ, यस सर।
तो बिल्कुल आसान है यार, झंझट नहीं, मतलब कोई भी कन्वर्जन। चलो एक और लिख लेते हैं, ये एक और कर लेते हैं, बल्कि मैं तुम्हें 2-3 अभी करने के लिए दे देता हूं, तो फटाफट करके दिखाओ, क्योंकि ये कन्वर्जन्स आने भी चाहिए, मतलब आगे भी यूज हो सकता है इनका, ऐसा नहीं कि इसी चैप्टर में यूज होगा, आगे भी कभी यूज हो सकता है। कन्वर्ट 1 नैनोमीटर इंटू एंगस्ट्रॉम, कन्वर्ट 1 किलोमीटर इंटू पिकोमीटर, कन्वर्ट 1 एंगस्ट्रॉम इंटू मिलीमीटर। चलिए कन्वर्जन करते हैं फटाफट। 1 नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करिए, किलोमीटर को पिकोमीटर में कन्वर्ट करिए, एंगस्ट्रॉम को मिलीमीटर। तरीका एक ही है सर, जो दे रखा पहले मीटर में लिख दीजिए, बाद में सोचेंगे, बस खत्म, करो फटाफट। नहीं मोनित, मैं आगरा में नहीं हूं बेटा, मैं आगरा का प्लान था आज, लेकिन आज नहीं हो पाया, करेंगे, जल्दी प्लान बनाएंगे। तो अगर मैं 1 नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करता हूं भाई, कौन बताएगा? कौन बताएगा, कोई भी बताए एक। 10 की पावर 1 एंगस्ट्रॉम। हाँ सही है। अब भाई सबसे पहले तो 1 नैनोमीटर को क्या लिखना चाहिए? 10⁻⁹ मीटर लिख देना चाहिए, और 10⁻⁹ को ऐसे ही छोड़ दें और मीटर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर दें तो 10⁻10 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। क्लियर है? तो दिस विल बी 10⁻1 एंगस्ट्रॉम। सो 1 नैनोमीटर इज 10 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है? सबने सही किया ये? इंदिरापुरम वाले बच्चे? यस सर। आज आया कौन है भाई? आज वो आई है, सृष्टि आई है, यस सर आई हूँ। और आगे जो पब्लिक बैठती है वो आया बच्चा, वो वाला जो कॉपी लेकर नहीं आता है? नहीं आया। अच्छा वो नहीं आया, और जो कॉपी लाता है लेकिन लिखता कुछ नहीं है, वो वाला? आया है। अब वो वाला है, शाबाश। तो इसमें आप दूसरा करते हैं, 1 किलोमीटर को पिकोमीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे? 1 किलोमीटर को सीधे सीधे लिख देते हैं मीटर में, 10,000 मीटर। आप बताइए आपको क्या करना है? वो कह रहा नहीं मीटर में नहीं चाहिए, पिकोमीटर में चाहिए, तो मीटर को पिकोमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो दिस इज 10, मतलब 1000 मीटर में मीटर की जगह पिकोमीटर डालेंगे तो 10⁻12 मीटर। कितना आ जाएगा? 10⁻15 मीटर। क्लियर है? सॉरी, पिकोमीटर। ये सही हुआ भाई सब लोगों का? यस सर। और एंगस्ट्रॉम को मिलीमीटर में कन्वर्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले एंगस्ट्रॉम को लिखेंगे 10⁻10 मीटर। अब आप बताइए क्या करना है? कह रहा है नहीं नहीं मुझे तो मिलीमीटर में चाहिए, तो मीटर को मिलीमीटर लिख देंगे, 10⁻3 मिलीमीटर। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 10⁻7 मिलीमीटर। किसी को अगर कोई इसमें पॉइंट में डिस्कशन में कुछ डाउट हो रहा है वो डिस्कस करें, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे सवाल बन जाएंगे यार। अगर कुछ डाउट, मैंने अपना जो तरीका सोचा था वो ये है कि मैं अननेसेसरी बहुत लोड नहीं लूंगा। मैंने देखा कई लोग जो है अलग अलग तरह से समझाते हैं, मुझे ऐसा लगता है मैं भले ही लंबा मेथड क्यों ना फॉलो कर रहा हूं, लेकिन मुझे बस एक चीज समझ में आती है यार, जो याद कर रखा है उसको लिख दो बस। आपको नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले नैनोमीटर को मीटर में लिखो, फिर मीटर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर देना। यानी उसके लिए आपको सिर्फ कुछ कन्वर्जन याद करने। क्या कन्वर्जन याद करने? कि हर किसी का मीटर कन्वर्जन क्या है, तो हर किसी का मीटर कन्वर्जन याद कर लो, कभी दिक्कत नहीं आने वाली। सब लोग कर लोगे अब इस तरह का कोई कन्वर्जन आता है तो? यस सर। ठीक है। अच्छा अब चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब वो कह रहे चलिए ठीक है सर, इस तरह का कोई सवाल अगर आता है तो कभी यूज कर लेंगे। मान लीजिए हमें कभी मीटर में जरूरत पड़ रही है और आपको जो वेवलेंथ है वो एंगस्ट्रॉम में दे रखी है, तो अगर आपको वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में दे रखी है और आपको मीटर में निकालना हो तो सर हमें कन्वर्जन आता है, हम एंगस्ट्रॉम को मीटर में, मीटर को एंगस्ट्रॉम में, फलाना को फलाना में कन्वर्ट करना जानते हैं। तो कहीं ये कन्वर्जन की जरूरत पड़ेगी तो हम ये कन्वर्ट करना जानते हैं। चलिए अब दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं। दूसरी जो मेन प्रॉपर्टी आती है वो आती है फ्रीक्वेंसी। यानी अगर मैं सेकंड प्रॉपर्टी की बात करूं तो वो फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी क्या चीज है? फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये कि किसी भी एक पॉइंट से 1 सेकंड में जितनी वेव्स क्रॉस कर जाती है उसे आप फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। 1 सेकंड में जितनी भी वेव्स क्रॉस कर जाएंगी दैट इज फ्रीक्वेंसी, और उस फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जिस तरह से वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है उसी तरह से फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी फ्रीक्वेंसी को हम जब भी रिप्रेजेंट करेंगे उसको ऐसे ऐसे बोलते हैं, दिस इज न्यू, पढ़ा न्यू जाता है ऐसे।
मतलब ये ऐसे वी जैसा होता है ना, वी ऐसे टेढ़ा करके वी बनाया जाता है, तो दिस इज न्यू। तो यानी फ्रीक्वेंसी को हमेशा न्यू से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और इस फ्रीक्वेंसी को जब भी आप डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे? 1 सेकंड में, जैसे मान लीजिए आपका ये वेव चल रही, तो इनकी इसको डिफाइन करने का तरीका यह है कि किसी भी एक पॉइंट से 1 सेकंड में, इस पॉइंट को ले लेते हैं, इस पॉइंट से 1 सेकंड में जितनी वेव्स क्रॉस करेंगी, दैट इज फ्रीक्वेंसी। यानी इस न्यू को डिफाइन करने का तरीका है कि जब कभी भी आप किसी भी एक पॉइंट को अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उस पॉइंट से 1 सेकंड में जितनी वेव्स क्रॉस कर जाएंगी, खट 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 खट, उस पॉइंट को उस चीज को आप फ्रीक्वेंसी का नाम देंगे। और क्योंकि ये 1 सेकंड में पास होने वाली नंबर ऑफ वेव्स हैं, तो इसका जो यूनिट डिफाइन किया गया है वो यूनिट बहुत सीधा है, इसको पर सेकंड भी बोला जाता है। आप इसको पर सेकंड से भी डिफाइन कर सकते हैं, इसको आप साइकिल्स पर सेकंड से भी डिफाइन कर सकते हैं, साइकिल्स पर सेकंड, और ज्यादातर जगहों पर इसको हर्ट्ज से डिफाइन किया गया है। यानी ये तीनों बातें इस फ्रीक्वेंसी की यूनिट्स को रिप्रेजेंट करती। जैसे अगर कभी मुझसे कहा जाए कि एक वेव है, उसकी फ्रीक्वेंसी 50 साइकिल्स पर सेकंड है, तो भी ठीक है, बिकॉज साइकिल्स पर सेकंड इज अ यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। आप उसको कई बार मैंने देखा ऐसे भी लिखा मिलता है 50 पर सेकंड है फ्रीक्वेंसी, तो वो भी ठीक है, यानी 50 साइकिल्स पर सेकंड को 50 पर सेकंड भी बोला जा सकता है। ज्यादातर जगहों पर फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में बोला जाता है, यानी एक वेव की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो हम समझ जाएंगे 50 हर्ट्ज का मतलब 50 साइकिल्स पर सेकंड या 50 पर सेकंड। यानी इन तीनों को ही फ्रीक्वेंसी की यूनिट माना जाता है। इनमें से कोई भी चीज लिखी मिले तो हम समझ जाएंगे कि हमें सवाल में फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड की गई है, और इसको लिखने का तरीका न्यू होता है। यानी न्यू अगर सवाल में दे रखा है तो आपको यह पता चल जाएगा कि 1 सेकंड में एक पॉइंट से कितनी वेव्स क्रॉस कर रही। तो इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पर्टिकुलर वेव इज 50, तो दैट मींस पर सेकंड फ्रॉम अ पॉइंट 50 वेव्स क्रॉस होने जा रही हैं। बताओ, ये वाली बात समझ में आ गई? Yes, sir. सबको ये बात समझ में आ गई? चलिए अब आते हैं तीसरी डेफिनेशन पर, जो वेव की अपनी डेफिनेशन है, दैट इज वेलोसिटी। ये वेव की अपनी डेफिनेशन है जिसको वेलोसिटी कहते हैं। तो ये भी ठीक है सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में बहुत ज्यादा झंझट नहीं है, बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होती हैं उनकी जो स्पीड है दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। तो वो तो एकदम फिक्स हो गई कि स्पीड ऑफ लाइट होगी किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, चाहे वो किसी भी तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्यों ना हो, चाहे माइक्रोवेव, कॉस्मिक, गामा, एक्सरे, कुछ भी हो, चाहे सूरज से आने वाली रोशनी हो, चाहे ये लाल रंग की रोशनी हो, चाहे हरे रंग की रोशनी हो, दे ऑल आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एंड द स्पीड ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इज लाइट की स्पीड। ठीक, लेकिन एक जनरल डेफिनेशन, अगर मैं किसी भी वेव की बात करूं, एक जनरल वेव की बात करूं, तो एक जनरल वेव की जो वेलोसिटी होती है वो वही डेफिनेशन फॉलो करती है जो वेलोसिटी की डेफिनेशन होती है। क्या होती है वेलोसिटी की डेफिनेशन? 1 सेकंड में जितना मैं दौड़ गया, तो दैट इज माई वेलोसिटी। बात समझ रहे हो? तो 1 सेकंड में चली गई दूरी को आप वेलोसिटी का नाम देते हैं। अब मुझे कोई अकलमंद बच्चा ये बताए कि मैं वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है, वो स्पीड का जो फॉर्मूला है, वो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ से कैसे लिंक कर सकता हूं? मुझे अकल लगा के कोई बताए। तुम्हें डेफिनेशन सारी पता है। वेवलेंथ इज द सर वेवलेंथ अपॉन टाइम। हाँ, थोड़ा सा सोचो और क्लियर करते हैं। तुम्हारी बात मैं समझ गया, थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। मतलब आपको सब जो सारी डेफिनेशंस पता है। वेवलेंथ आपको पता है किसे कहते हैं? वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ। दैट मींस, अब देखो मैं बोलने जा रहा हूं, पता नहीं तुम अकल लगाओगे तो तुम्हें सारी बात समझ में आ जाएगी। वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल, लेंथ ऑफ अ वेव इज वेवलेंथ। एक वेव की जो लेंथ होती है उसे वेवलेंथ कहते हैं। अब तुम तो अकल लगाना जरा, ये बताओ वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? वेलोसिटी निकालने के लिए आपसे कहा गया है कि 1 सेकंड में आपने जितनी दूरी तय की दैट इज वेलोसिटी। अच्छा, अब ये सोच के बताओ फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं 1 सेकंड में जितनी वेव्स क्रॉस हुई। अब तुम ये बताओ, अगर मान लीजिए किसी वेव की फ्रीक्वेंसी न्यू है, तो व्हाट डज इट रिप्रेजेंट्स? मान लीजिए अगर मैं ये बोलूं कि किसी एक वेव की फ्रीक्वेंसी वी न्यू है, लेट द फ्रीक्वेंसी, कोई भी वेव ले लेते हैं, लेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव, मान लीजिए वो न्यू, एंड वेवलेंथ भी हम मान लेते हैं, लेट द वेवलेंथ ऑफ अ वेव इज लैम्डा। अब तुम जरा इन दोनों को डिफाइन करके बताओ, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी, इफ फ्रीक्वेंसी इज न्यू, दैट मींस न्यू वेव्स आर पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। अगर किसी वेव की फ्रीक्वेंसी न्यू है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सर 1 सेकंड में एक पॉइंट से न्यू वेव्स क्रॉस कर रही हैं। बताओ ठीक है? अरे समझ में आई बात? यस सर। दूसरी बात, व्हाट इज वेवलेंथ? वेवलेंथ का मतलब है एक वेव के द्वारा एक वेव की जो लेंथ है, दैट इज वेवलेंथ। अब तुम ये बताओ,
अगर किसी एक पॉइंट से एक सेकंड में न्यू वेव्स क्रॉस कर रही, तो ये बताओ एक वेव के क्रॉस करने का क्या मतलब होता है? एक वेव क्रॉस कर गई यानी कितनी डिस्टेंस ट्रैवल हो गई? लैम्डा। एक वेव का मतलब वेवलेंथ होता, दैट इज लैम्डा। तो यानी एक पॉइंट ले लेते हैं, उस पॉइंट से 10 वेव क्रॉस कर गई, कितनी डिस्टेंस ट्रैवल हो गई? 10 लैम्डा। क्योंकि एक वेव के क्रॉस होने का मतलब लैम्डा निकल गया, फिर एक दूसरा लैम्डा निकल गया, फिर तीसरा लैम्डा निकल गया, चौथा वेव लैम्डा निकल गया, यानी जितनी वेव्स क्रॉस हो रही हैं दैट मींस उतने लैम्डा क्रॉस हो रहे हैं। अब एक सेकंड में अगर न्यू वेव्स क्रॉस होती हैं, और एक वेव के क्रॉस करने का मतलब है लैम्डा डिस्टेंस का ट्रैवल करना, तो न्यू वेव्स का क्रॉस करने का मतलब न्यू लैम्डा डिस्टेंस का ट्रैवल करना इन 1 सेकंड, सर एंड दैट इज नोन एज वेलोसिटी। क्योंकि एक सेकंड में जितनी डिस्टेंस ट्रैवल होती है वही वेलोसिटी होती है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर कोई वेव एक सेकंड में न्यू वेव्स क्रॉस कर रही, न्यू वेव्स निकलती, और एक वेव के निकलने का मतलब है लैम्डा डिस्टेंस ट्रैवल करना, तो न्यू वेव्स के निकलने का मतलब है न्यू लैम्डा डिस्टेंस ट्रैवल करना। एक सेकंड में एक वेव ने न्यू लैम्डा डिस्टेंस ट्रैवल की, और यही उसकी वेलोसिटी है। यानी वेलोसिटी अगर आप किसी भी वेव की डिफाइन करना चाहते हैं तो वेलोसिटी इज इक्वल टू न्यू इनटू लैम्डा। और ये वेलोसिटी इफ इन केस ऑफ EMR दिस वेलोसिटी is equal to speed of light, speed of light, and that is c। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आप EMR की बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करते हैं, तो वो भी वेव है, उसकी जो वेलोसिटी होती है वो c से डिफाइन होती है, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। सो c इज इक्वल टू न्यू इनटू लैम्डा। ये जो इक्वेशन होगी किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए अप्लाई की जा सकती है, वेयर c इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी अगर मैं, और ये हर किसी वेव के लिए नहीं है यार, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए, किसी और के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं कि नहीं? हर किसी के लिए दिस इज द जनरल वेव फॉर्मूला जो वेलोसिटी को फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के साथ लिंक करता है, दिस इज जनरल। बट अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए क्या बोला गया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो वेलोसिटी है वो लाइट की स्पीड के बराबर होती है। तो दैट मींस तब आप वेलोसिटी की जगह c रख सकते हैं, एंड दैट c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, लैम्डा फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बताओ ये सब लोग समझ पाए? यानी किसी भी वेव की जो वेलोसिटी है वो उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को गुणा करके निकाली जा सकती है। बहुत बढ़िया। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात करते हैं वो भी वेव होती है, अगर आप उसकी बात करते हैं तो उसकी जो वेलोसिटी है वो ऑलरेडी डिफाइंड है, दैट इज स्पीड की, लाइट की स्पीड, बात खत्म। तो अगर c इज द स्पीड ऑफ एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट c मस्ट बी न्यू इनटू लैम्डा। यानी अगर c की वैल्यू फिक्स हो गई तो न्यू बढ़ाने से लैम्डा कम हो जाएगा, लैम्डा बढ़ाने से न्यू कम हो जाएगा। यानी अगर आप किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात करते हैं तो जितनी ज्यादा वेवलेंथ उसकी होगी उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी कम होगी, और जितनी कम उसकी वेवलेंथ होगी उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि दोनों का मल्टीप्लीकेशन एक कांस्टेंट वैल्यू है, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट, दैट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? Yes. सब लोग आराम से इसको नोट कर लो, आराम से लिख लो। अक्षरा समझ में आया बेटा? यस सर। वैभव, यस सर। आदित्य, आदित्य सो गया है, 5:30 का अलार्म लगाया होगा इसने। इधर इंदिरापुरम में समझ में आया बेटा? सर ठीक है, तो ये वो बेसिक डेफिनेशन चलनी। चलिए और आगे बढ़ते हैं, अभी न्यूमेरिकल कर लेंगे, एक दो अपने आप ही समझ में आ जाएगा, बड़ी आसान सी बातें। चलिए अब फिर एम्पलीट्यूड हमारे किसी मतलब का नहीं है, बिल्कुल बेकार की बात है। फिजिक्स में जो भी इसका यूज होता होगा केमिस्ट्री में इसका कोई यूज नहीं है। एम्पलीट्यूड सारी दुनिया जानती है, जो भी क्रेस्ट और ट्रफ की ऊंचाई गहराई होती है दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो इसमें कुछ नया नहीं है, सब लोग जानते हैं, हमारे लिए बिल्कुल बेकार की बात है, हम कुछ नहीं करेंगे इस चीज का। ये आपका एम्पलीट्यूड है, यानी जो भी क्रेस्ट से लेके ऊंचाई है दैट इज नोन एज एम्पलीट्यूड, या फिर जो ट्रफ की गहराई है उसको भी आप एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं। तो हमारे लिए इस एम्पलीट्यूड का कोई लॉजिक नहीं है। हाँ, ये कि वेव की ये भी एक प्रॉपर्टी है, इसमें कोई शक नहीं। एम्पलीट्यूड जो है वेव की इंटेंसिटी वगैरह को डिफाइन करता है, वो फिजिक्स वाले करते होंगे जो वेव्स पढ़ाते हैं, हमें केमिस्ट्री में इसका कोई यूज नहीं। ठीक, ये ठीक है, समझ में आया? एम्पलीट्यूड भी वेव की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। यस सर। ठीक है। अरे मोनित, बोर मॉडल ही तो पढ़ना है हमें, इसलिए तो इतनी जल्दी में चाह रहे हैं इसको खत्म करते ही बोर मॉडल पढ़ेंगे, बहुत जबरदस्त डिटेल एकदम, तुम सोच भी नहीं सकते बोर मॉडल होता क्या है। और बोर मॉडल में इक्व एनर्जी ट्रांजिशंस और पता नहीं क्या क्या, मजा आ जाएगा एकदम।
हम उसी के इंतजार में बैठे हैं। ये सब इतना टाइम पास चीज होती है जिसमें पढ़ाने में बिल्कुल दिल नहीं करता, लेकिन वही है कि अब करना तो है ही, तो ये कर रहे हैं, अपना टाइम पास हो रहा है। चलिए ठीक है, वेव नंबर की बात कर लेते हैं। वेव नंबर का मतलब क्या होता है? वेव नंबर इज जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ, यानी 1 सेंटीमीटर लेंथ में जितनी वेव्स एग्जिस्ट करती हैं, बाय डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। डेफिनेशन ये कहती है कि 1 सेंटीमीटर में जितनी वेव्स एग्जिस्ट करेंगी, नंबर ऑफ वेव्स, दैट इज नोन एज वेव नंबर। अब ऑब्वियस है कि अगर वेवलेंथ लैम्डा है तो 1 सेंटीमीटर में कितनी वेव्स एग्जिस्ट करेंगी? 1 बाय लैम्डा, क्योंकि एक वेव का मतलब लैम्डा। तो नंबर ऑफ वेव्स निकालने के लिए पूरे 1 सेंटीमीटर को आपको लैम्डा से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसमें भी कुछ खास बात नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। वेव नंबर को न्यू बार से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड दिस इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा। यानी अगर आपको कभी भी किसी वेव का वेव नंबर निकालना हो तो लैम्डा का रेसिप्रोकल ही आपका वेव नंबर बन जाएगा। आप लैम्डा की वैल्यू दे दीजिएगा, मैं उसको उल्टा कर दूंगा, मुझे वेव नंबर मिल जाएगा। बताओ समझ में आई यहां तक? Yes, sir. ये भी बिल्कुल आसान हो गया कि भाई नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ, एविडेंटली इट विल बी इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ। वेवलेंथ का जो रेसिप्रोकल होगा दैट इज वेव नंबर। और 1 सेंटीमीटर, जैसे ऐसा हो गया ना कि ये 1 सेंटीमीटर, इस 1 सेंटीमीटर में कितनी वेव्स एग्जिस्ट कर रही हैं? बताओ कैसे निकालें कितनी वेव्स एग्जिस्ट कर रही हैं? कैसे निकाला जाए? एक वेव का क्या मतलब होता है? एक वेव का मतलब होता है वेवलेंथ, दूसरी वेव का मतलब वेवलेंथ। मेरी बात समझ रहे हो? तो यानी जितनी वेवलेंथ्स हैं यार, ये तो तुम समझो ना अपने आप यार, पूरी डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है और एक वेव लैम्डा के बराबर है, तो नंबर ऑफ वेव्स निकालने के लिए 1 को लैम्डा से डिवाइड करना पड़ेगा। सो अल्टीमेटली वेव नंबर इज 1 बाय लैम्डा। लैम्डा का रेसिप्रोकल वेव नंबर के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़े? Yes, sir. चलिए ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं फटाफट। अब एक सवाल करते हैं, एनसीईआरटी का एक सवाल है, या एनसीईआरटी में दे रखा है ये। अब क्योंकि इस टॉपिक में इससे ज्यादा अच्छे सवाल बन ही नहीं सकते, तो ये तुम्हारे सामने, फटाफट इसको कर लेते हैं। विविध भारती रेडियो स्टेशन, ऑल इंडिया पता नहीं क्या कर रहा है, वो एक फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा है 1368 किलो हर्ट्ज की। यानी एक रेडियो स्टेशन है जो इस फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, 1368 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा है। आपसे पूछा जा रहा है बताइए उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ क्या है? नाउ दिस वेव इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो कि रेडियो वेव है। अलग अलग होता है ना, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, फलाना वेव, ये रेडियो वेव। तो ये रेडियो वेव के बारे में बात कर रहे हैं कि एक ऑल इंडिया रेडियो का जो एक स्टेशन है वो 1368 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी एमिट करता है। बताइए उस फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ क्या होगी? ये तो तभी निकल के आएगा ना जब तुम्हें उस वेव की वेलोसिटी का आइडिया होगा। अरे तो क्या बातें कर रहे हैं सर, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की स्पीड तो पहले से पता होती है। क्या होती है? स्पीड लाइट की। खत्म हो गया। यानी आपको इसकी स्पीड पता है, आपको इसकी फ्रीक्वेंसी पता है, आपको इसकी वेवलेंथ निकालनी है। दुनिया जानती है C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू C बाई न्यू। फटाफट इसका आंसर निकाला जा सकता है। क्लियर है? कर लोगे सब लोग? So, यानी कि अगर मुझे वेवलेंथ वगैरह कुछ जो भी कुछ करना है, हम जानते हैं C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। अब आपको C की बात करनी है तो C हमारी ऑलरेडी फिक्स है। C इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बल्कि सारी यूनिट के साथ लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड। न्यू जो है वो हमारी फ्रीक्वेंसी है जो सवाल में दे रखी है, 1368 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड। बताओ समझ में आई बात? हर्ट्ज की यूनिट पर सेकेंड, Yes, sir. और इनटू आया आपका लैम्डा। सर ये अब आपको लैम्डा निकालना है। अब जरा ध्यान से देखना भाई, सेकंड सेकंड तो कैंसिल, देखो थोड़ा सा यूनिट का ही खेल होता है यार, जल्दबाजी में गलती नहीं होनी चाहिए। सेकंड से सेकंड हट जाएगा तो जो लैम्डा आएगा वो मीटर में निकल के आएगा। अगर आपको लैम्डा सॉल्व करके मीटर में चाहिए तो आप मीटर में लिख दीजिएगा। अगर आपको लगता है ऑप्शंस आपको एंगस्ट्रॉम में दे रखे हैं तो आप एंगस्ट्रॉम में दे दीजिएगा। जिस यूनिट में भी आपको कन्वर्ट करना हो आप उस यूनिट में इसको कन्वर्ट करके आंसर दे दीजिएगा, बात खत्म होगी। क्लियर है ये? अब देखो इसमें जल्दबाजी में गलती नहीं होती, कि जल्दबाजी में गलती नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, किलो हर्ट्ज को किलो 1368 रहने देते हैं। भाई किलो हर्ट्ज है, आपको हर्ट्ज चाहिए बिकॉज आपको पर सेकंड चाहिए। वो पर सेकंड इस वेलोसिटी वाले सेकंड से कैंसिल होगा, तब जाके लैम्डा आपको मीटर में मिलेगा। यानी आंसर एंगस्ट्रॉम में नहीं आ रहा है, आंसर मीटर में आएगा। उसको जिसमें कन्वर्ट करना है ऑप्शन देकर आप उसमें कन्वर्ट कर। वैसे मजे की बात यह है कि जब आप इसको सॉल्व करें, पता नहीं तुम कर रहे हो कि नहीं, एक बार कोई बच्चा करके देखे और करके देखने के बाद ये ऑब्जर्व करे कि वेव लेंथ इस रेडियो वेव की कितनी निकल के आती, कितनी बड़ी निकल के आती है। एक बार जरा कोई कर सकता है रफ कैलकुलेशन इसका? ऐसी सर 1/456 into 10 की पावर 5। थोड़ा सा एक आइडिया दे देना कितना आएगा, इस 2 4 5 10 100 200 400 ऐसे कुछ एक आइडिया। So 2.3 into 10 raised to the power. हाँ 212 मीटर, सोचिए 213 मीटर, 213 मीटर इज द वेव लेंथ। आप समझ रहे हो? यानी रेडियो वेव कुछ ये है, ये रेडियो वेव है।
दिस इज वेरी, इसकी वेवलेंथ इतनी, मतलब बोर्ड पर तो मैं बना भी नहीं सकता, ये इसकी वेवलेंथ सोचिए आप, ये रेडियो वेव की बात चल रही, तगड़ी वेवलेंथ होती है, फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का मल्टीप्लिकेशन हमेशा सी के बराबर होता है, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। कुछ समझ में आई बात? Yes, sir. किसी को अब तक जो पढ़ाया गया इसमें कुछ पूछना है? किसी को भी कुछ पूछना हो? कोमल, समझ में आया बेटा? Yes, sir. और किसी को कुछ पूछना हो? सर मॉड्यूल्स में से क्वेश्चंस कब करेंगे? मॉड्यूल में इसके यस सर। अब शुरू कर दो यार, अब जो शुरू वाला था वो कैथोड रे एनोड रे एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, और अब जो क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाएंगे वो इसके ऊपर। देखो एक्चुअल न्यूमेरिकल तो अब यहां से स्टार्ट होंगे बस, मतलब इससे पहले तो कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है जो मैंने तुमको पढ़ने के लिए बोल रखा है, तो उसको देखकर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स थे उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव जो मॉड्यूल में दे रखे हैं वो शुरू कर दिए जा सकते हैं। न्यूमेरिकल्स जो होंगे, जो जो एक्चुअली क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच से रिलेटेड हैं वो किए जा सकते हैं, प्लस इससे रिलेटेड जो है वो, और क्वांटम, अब जो भी हम स्टार्ट करेंगे वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इस्तेमाल किए जाएंगे। तो अभी तुम चाहो तो थ्योरेटिकल पोर्शन जो तुमने पढ़ रखा है, जो तुमसे पढ़ने के लिए मैंने बोला है, आप उसके ऊपर बेस्ड सवालों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अदरवाइज अभी न्यूमेरिकल करने के लिए मुझे लगता है आज की क्लास ही से न्यूमेरिकल स्टार्ट हो, ठीक है ना? तो अब जैसे ये पहला न्यूमेरिकल आ गया, इस तरह के शायद हमारे मॉड्यूल में भी 2-4 सवाल दे देगा, लैम्डा निकालो, सी दे रखा, न्यू निकालो, न्यू दे रखा, लैम्डा निकालो, ऐसे करके समझ लो इंटर कन्वर्जन के ऊपर सवाल आ सकते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे जब हम क्वांटम मॉडल पे आएंगे, जो आज ही हम करेंगे, उससे थोड़ा सा ना न्यूमेरिकल्स और ज्यादा बनेंगे। तो अभी हम जैसे फटाफट इसको आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं, जल्दी से इसको भी करके बताओ कैसे करेंगे। मुझे लगता है सब लोग कर सकते हैं यार, एक बार सिर्फ सवाल पढ़ लो और ये बताओ कर पाओगे कि नहीं। वेव नंबर कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, वेवलेंथ दे रखी, क्या बकवास सवाल है यार। जब आपने वेवलेंथ दे रखी है तो वेव नंबर तो वैसे ही निकल आया उल्टा करके, क्लियर? यस सर। तो सेंटीमीटर इनवर्स में कैलकुलेट करना, मतलब वेव नंबर का क्या डेफिनेशन था, 1 सेंटीमीटर में जितनी वेव, तो इस एंगस्ट्रॉम को पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना और उसके बाद उसको 1 से डिवाइड कर देना, तो इससे वेव नंबर निकल आएगा। दूसरा, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे? अरे सर, जब वेवलेंथ पता है, स्पीड पता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बातें चल रही हैं, क्योंकि येलो रेडिएशंस विजिबल रीजन को बिलोंग करते हैं और विजिबल रीजन हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, तो इसका मतलब ये हुआ सर ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर होगी। वेवलेंथ आपने दे दिया है, हम न्यू कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो मुझे लगता है ये भी सब लोग कर लोगे, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, कर लोगे सब लोग। सो न्यू इज इक्वल टू C बाय लैम्डा। यस सर। बस थोड़ा सा वैल्यू सही से रखना, जैसे C की जब वैल्यू रखोगे तो C की यूनिट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो नीचे जब आप लैम्डा रखे तो यही पागलों की तरह 5800 मत रख दीजिएगा, 5800 एंगस्ट्रॉम में दे रखा है, ऊपर मीटर है, तो इस 5800 को भी एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लेना। कर समझ पा रहे हो बात को? ये सब लोग को ये बात समझ आई है ना? तो ये ध्यान रखना, यानी नीचे हम 5800 जब रखेंगे तो 5800 को एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करके रखेंगे। बस अब क्या होगा सर, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा और अब आपका आंसर पर सेकंड में निकल के आएगा, जिसको आप हर्ट्ज कहते हैं। तो जो भी सॉल्व करके आएगा वो सीधे सीधे हर्ट्ज में निकल आए, और हमें जो फ्रीक्वेंसी है वो हर्ट्ज में ही रिप्रेजेंट करनी होती है। ठीक है, तो ये अब ये समझ में आ गया कि इसके ऊपर क्या सवाल बन सकते हैं जो वेव की प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड है। क्लियर है? सब लोग समझ गए किस तरह के सवाल बनेंगे? न्यू निकालो, सी निकालो, सी निकालो, न्यू निकालो, फलाना धमाका, ये लैम्डा फैम्डा करते रहो, कुछ नया नहीं है इसके अंदर। ठीक, अब सिर्फ गलती जो हो सकती है वो एक कैलकुलेशंस हो सकते हैं और दूसरा यूनिट कन्वर्जन्स है। कहीं ऐसा ना हो जल्दबाजी में वो ध्यान न है, कहीं किलो देता है तो किलो का ध्यान रखना, किलो हर्ट्स है तो उसको हर्ट्स में कन्वर्ट करना, उसके बाद कहीं मीटर है तो उसको मीटर में, एंगस्ट्रॉम है तो कुछ कन्वर्जन्स का। और ये भी ध्यान रखना कि उसने फाइनल जो आंसर पूछा है, मान लो कहता है फाइंड आउट द लैम्डा ऑफ दिस ऐसे, और आंसर चाहिए आपको नैनोमीटर में। अब आपने मस्त लैम्डा निकाल के बैठे मीटर में, अब आप बैठे हुए किलो, यार कोई ऑप्शन ही नहीं दे रखा है। अगर आपको नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है तो फिर फाइनली उसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करके आंसर रिपोर्ट करिए। आपको थोड़े से कन्वर्जन का आइडिया होना चाहिए। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, और ये है वो जो लास्ट क्लास में आज दिखाई दे रहा है तुम्हें कुछ, आज मैंने डार्क किया था यार, इसको कुछ दिखाई दे रहा है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, एक्चुअली एक समझदार बच्चे के लिए यहां से ये चैप्टर स्टार्ट होना चाहिए,
ठीक है ना। इससे पहले तो सारी तुम्हें पता ही है, शुरू में तो वो बकवास ही चलती है, तरबूज फरबूज वाली और प्लम पुडिंग मॉडल, पता नहीं कौन कौन सा मॉडल। उसके बाद एक अच्छी चीज आती है रदरफोर्ड मॉडल का मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन, दैट इज क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, वो एक इंटरेस्टिंग चीज आती है। और फिर उसमें काफी कुछ आता है। अगर हमें और एडवांस लेवल पर पहुंचना है तो फिर हम ये भी देख रहे थे कि सिर्फ अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग की जगह प्रोटॉन की बम्बार्डिंग भी की जा सकती है, तब क्या हो सकता है वगैरह वगैरह। तो हमने वो डिटेल में सारी चीजें कर ली। उसके बाद सेकंड पोर्शन जो निकल के आ रहा था वो ये कि हम लाइट के या किसी भी रेडिएशंस के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के वेव नेचर को कंसीडर करें। तो हमने वेव नेचर को कंसीडर किया। हमें लगता है दुनिया भर के ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो लाइट के वेव नेचर को अज्यूम करके प्रूव किए गए हैं, जैसे रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, ये दुनिया भर के इंटरफेरेंस, दुनिया भर के ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो लाइट के किस नेचर को सपोर्ट करते हैं, वेव नेचर। लेकिन ये जो मैंने पॉइंट लिखे हैं, इस पॉइंट में बिल्कुल क्लियर है, मतलब आप इसको एक बार पढ़ के देखिए। सम ऑफ द एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना, जो फिजिक्स के एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना है, वो डिफ्रैक्शन हो गया या इंटरफेरेंस हो गया, दे कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यानी वो ये अज्यूम कर रहे हैं कि अगर डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ये सब जो लाइट के मेन प्रॉपर्टीज हैं, लाइट के जो फिनोमेना है, ये लाइट के वेव नेचर को अज्यूम करके ही बनाए गए हैं और प्रूव किए गए। मेरी ये लाइन समझ में आई सबको? इंटरफेरेंस वेव का होता है, समझ रहे हो? रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन वेव्स का होता है। तो यानी लाइट का नेचर क्या मान लिया है? वेव। बात खत्म। हमने कहा बहुत बढ़िया, तो फिर इसमें डिस्कशन क्या है? और आपने अभी दुनिया भर की चीजें कैलकुलेट करवा के दिखाई। C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, वेव ही तो था, वेव मान के सब कुछ कैलकुलेट किया। सर ठीक है, बात खत्म करिए। लेकिन सेकेंड लाइन ये कहती है कि कुछ ऐसे भी ऑब्जर्वेशंस हैं जिनको प्रूव करना या एक्सप्लेन करना लाइट के वेव नेचर को मानकर मुश्किल होता। हम ये नहीं कहते कि असंभव होता, लेकिन मुश्किल होता। उनमें से एक, हम अभी डिटेल में दोनों को डिस्कस कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सीधी सीधी बात कर रहे हैं। हम पहली लाइन की बात कर रहे हैं सिर्फ। हम ब्लैक बॉडी रेडिएशंस या हॉट बॉडीज में से निकल के आने वाले जो रेडिएशंस हैं, हम उन तक को एक्सप्लेन नहीं कर पाते उन रेडिएशंस के वेव नेचर को अज्यूम करके। मैं इस बात को अभी एक्सप्लेन करके दिखाता हूं, अगर तुम समझ गए तो, क्योंकि अलग ही लेवल की फिजिक्स होती है। ठीक, यानी मैं क्या बताना चाह रहा हूं, दुनिया भर के ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो लाइट के वेव नेचर को अज्यूम करके प्रूव किए गए हैं। इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, दुनिया भर के एक्सपेरिमेंट। तो इसका मतलब लाइट का वेव नेचर में कोई कमी नहीं है। लाइट का वेव नेचर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। मतलब जब आपने दुनिया भर के एक्सपेरिमेंट्स प्रूव किए वेव नेचर मान के, तो होना चाहिए। ठीक है सर, कोई लड़ाई नहीं है, वेव नेचर होना चाहिए। चलिए ठीक है, फुल स्टॉप। साथ में क्या बोल रहा हूं कि कुछ ऐसे भी ऑब्जर्वेशन है जो वेव नेचर से प्रूव कर पाना मुश्किल लगता है, और उनमें से ये दो हमारे सामने हैं। हम इनके बारे में बाद में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जैसे आप जो हमारा ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह है, इसको तो हम डिटेल में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। अभी जो समझना चाह रहे हैं वो ये कि अगर आप ये कहते हैं कि लाइट के वेव नेचर को अज्यूम करके कुछ एक्सपेरिमेंट्स को प्रूव कर पाना मुश्किल हो रहा है, तो क्या करें? मतलब फिर आप लाइट का और कौन सा नेचर अज्यूम करना चाह रहे हैं? अब मैं सेकेंड पॉइंट पर आ रहा हूं। मैं लाइट का पार्टिकल नेचर अज्यूम करना चाह रहा हूं। यानी मैं इस बात को प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं कि लाइट वेव नेचर की तो है। क्यों? क्योंकि सर दुनिया भर की चीजें आप कर चुके हैं, तो अब आप उसको झुठला नहीं सकते कि नहीं 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 गलती होगी, लाइट वेव नेचर नहीं होती। लाइट वेव नेचर तो होती है सर, लेकिन अब आप ये बात बोलने जा रहे हैं कि वेव नेचर के साथ साथ लाइट का पार्टिकल नेचर भी है। यानी वेव इज कॉन्टिन्यूअस, दोनों में अंतर समझना। वेव इज कॉन्टिन्यूअस एंड पार्टिकल इज कट कट कट, दैट इज डिस्क्रीट। ये डिस्क्रीट वर्ड समझ में आया? डिस्क्रीट मतलब टुकड़े, कट कट के, डिस्क्रीट। तुम समझ पा रहे हो कि नहीं मेरी बात को? यानी एक नेचर है लाइट का कॉन्टिन्यूअस, वन नेचर इज कॉन्टिन्यूअस, दैट इज वेव नेचर, एंड द अनदर नेचर ऑफ लाइट इज डिस्क्रीट नेचर, दैट इज पार्टिकल नेचर। अब सर वेव नेचर को तो दुनिया भर की चीजों ने एक्सप्लेन कर रखा है। आप कोई एक बात मुझे ऐसी समझाने की कोशिश करिए जिससे मैं भी आपकी बात मान लूं कि लाइट का वेव नेचर भी होता होगा। और लड़ाई कुछ नहीं है सर, लाइट के ड्यूअल नेचर है सर, वेव नेचर भी है, पार्टिकल नेचर भी है। जो एक्सपेरिमेंट जैसे समझ में आए वैसे प्रूव कर लीजिएगा, कोई लड़ाई नहीं है। कोई ये नहीं कहेगा आपने इसका वेव नेचर कैसे मान लिया जबकि हम कहते हैं पार्टिकल नेचर। कोई लड़ाई नहीं है। सब लोग मान चुके हैं कि लाइट का ड्यूअल कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है। जैसा दिल करे, जिस एक्सपेरिमेंट को जिस नेचर से एक्सप्लेन करना आसान लगे, आप एक्सप्लेन कर लीजिएगा। बात खत्म। यहां तक सबके समझ में आ गया? यस सर। अब काम की बात करते हैं। सर एक ऐसी चीज बता दीजिए जिससे मैं भी थोड़ा सा कम से कम यकीन कर लूं आपकी बात का कि लाइट का नेचर वो कॉन्टिन्यूअस न होकर डिस्क्रीट होता। क्योंकि सर जो मुझे दिखता है वो तो सर सब कॉन्टिन्यूअस है, एकदम सब कुछ कॉन्टिन्यूअस है। सर आप ये नहीं कह सकते कि ये जो रोशनी मेरी आंखों पे पड़ रही है, ये रोशनी जो है वो डिस्क्रीट फैशन में आ रही है,
टुकड़े आ रहे हैं, कट 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 कट। नहीं 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 सर, बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस रोशनी मेरी आंखों के सामने आ रही है। मैं मान ही नहीं सकता कि ये रोशनी जो मेरी आंखों पे गिर रही है ये डिस्क्रीट नेचर की है। सर ये बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस नेचर की है। दुनिया भर के रेडिएशन जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, सूरज से आने वाली रोशनी, फलाना धमाका, सर सब कुछ कॉन्टिन्यूअस है। सर एक बॉडी जो रेडिएशन एमिट कर रही है, सर सब कुछ कॉन्टिन्यूअस है। एक कुछ ऐसा हल्का सा समझाने की कोशिश करिए जिससे मैं भी आपकी बात को थोड़ा तो कम से कम यकीन करूं कि यार हो सकता है लाइट का डिस्क्रीट नेचर भी हो। और तुम जितना भी समझ जाओ समझ जाना, बट होता तो है। मतलब सर हो सकता है मैं तुम्हें उतनी डिटेल में ना समझा पाऊं बिकॉज हमारे और तुम्हारे बीच में कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, लेकिन ये तो तुम पहले अपने आप को माना लो कि लाइट का कॉन्टिन्यूअस नेचर तो दिखता ही है पूरी दुनिया में, लाइट का डिस्क्रीट नेचर भी एग्जिस्ट करता है जिसको आप पार्टिकल नेचर कहते हैं। सो लाइट इज कॉन्टिन्यूअस, दैट इज अ वेव नेचर, एंड पार्टिकल नेचर बोथ। सो लाइट हैज डुअल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक, अब मैं देखो एक छोटा सा तुम्हारे सामने एक एक्सपेरिमेंट रखता हूं, तुम अगर समझ पाओ तो समझने की कोशिश करना, और इस तरह समझने की कोशिश करना कि समझना है, ऐसे नहीं कि ये नहीं 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 नहीं, नहीं सर ये गलत है, ऐसे नहीं, ऐसे समझना कि समझना है तो शायद तुम्हें समझ में आ जाए। तुम ही बताओ, क्या तुमने कभी ऐसा देखा है कि किसी लोहे के टुकड़े को गर्म किया जा रहा है? कहीं ऐसा, कहीं पिक्चर में, कहीं रास्ते चलते, कहीं कुछ ऐसा दिमाग में कभी ऐसा हो, कोई फिल्म देखी हो ऐसा कुछ लोहे को गर्म करना, कहीं देखा है तुमने? Yes, आयरन sir. आयरन ठीक, अच्छा तुम्हारा क्या ऑब्जर्वेशन है आयरन क्यूब्स की जब आप हीटिंग कर रहे हैं, आयरन क्यूब का जब आप हीटिंग कर रहे हैं, आयरन के बॉल का आप हीटिंग कर रहे हैं, तो क्या ऑब्जर्वेशन तुमने देखा है कि वो उसका कलर जो है थोड़ा सा चेंज होता है, ऐसे हल्का सा रेड होने लगेगा जब आप गर्म कर, है ना? तुमने ये भी ऑब्जर्व किया कि सर वो और गर्म करने से और रेड होने लगेगा, फिर धीरे धीरे करके सर वो येलो येलो सा होने लगेगा, फिर शायद वो नीले रंग का होने लगे। मतलब मैं तुम्हें ये बताना क्या चाह रहा हूं कि अगर आप किसी मेटल की बॉडी को या आयरन बॉल को हीट कर रहे हैं, तो ये क्या तुम ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो या तुमने कहीं सोचा या देखा है कि वो अपना कलर चेंज करता है? यस सर। सब लोग इस बात को मानते हो कि नहीं? कलर चेंज करने का मतलब ये नहीं है सर वो उड़ के पीला हो जाए, पिंक हो जाए, नहीं ठीक है सर, पहले हल्का हरा था, लाल सफेद पीला था, फिर और गाढ़ा पीला हुआ, लाल होने लगा, लाल के बाद नीला होने लगा। सर मैंने उसके कलर को बदलते हुए देखा है सर। यानी जब आप उस बॉडी को हीट कर रहे हैं, उस बॉडी को रेडिएशंस दे रहे हैं, हीट करने का मतलब आप उस बॉडी को रेडिएशंस दे रहे हैं, तो सर मैंने उसका कलर चेंज ऑब्जर्व किया है सर। वो एक फिक्स कलर का नहीं होता, ये तो क्लियर, बताओ यहां तक ठीक है? Yes, बस sir. अगर आप इस बात को Yes, मानते sir. हैं तो मैं आपके सामने ये प्रूव कर सकता हूं कि लाइट का नेचर पार्टिकल नेचर भी होता। कैसे? तुम ये बताओ, थोड़ा समझने की कोशिश करना, पता नहीं तुम्हें कितना समझ में आएगा। ये बॉडी, ठीक, ये लोहा था जिसको आप गर्म कर रहे हैं, ठीक। अब हो क्या रहा है कि ये बॉडी जो है वो रेडिएशंस ले रही है और रेडिएशंस को एमिट कर रही है, ठीक। अब मान लीजिए कि इस बॉडी को आपने रेडिएशन दी, इसने रेडिएशंस को पकड़ा और इसने रेडिएशंस एमिट करना स्टार्ट किया। अब अगर आप ये कहते हैं कि सर मैंने शुरू में देखा था ये सर पीले रंग का था सर, या फिर हल्के लाल रंग का था, हमने शुरू में देखा था सर ये हल्के लाल रंग का था, तो ठीक है। अब हल्के लाल रंग का था, इसका क्या मतलब हुआ कि इस बॉडी ने जो अपने अंदर से रेडिएशंस निकालने स्टार्ट किए, उन रेडिएशंस की, आप तो वेव नेचर बोल रहे हैं इसको, दिस इज अ वेव नेचर। इससे पहले तो हम इसको वेव मानते थे कि जो भी बॉडी रेडिएशन एमिट करेगी वो कॉन्टिन्यूअस फैशन में करेगी। अभी तो पार्टिकल नेचर पिक्चर में आया ही नहीं, तो मैंने क्या कहा कि भाई ऐसा ये बॉडी अपने अंदर से जो रेडिएशन एमिट करेगी दैट इज अ वेव नेचर, सो इट शुड बी अ कॉन्टिन्यूअस नेचर, इट शुड बी कॉन्टिन्यूअस एमिशन, ठीक। तो अब मान लो मेरी बॉडी से, अगर मेरी बॉडी का कलर आपको लाल रंग का दिख रहा है, हल्के लाल रंग का दिख रहा है, दैट मींस मेरी बॉडी ने हल्के लाल रंग की रेडिएशंस या वेवलेंथ को एमिट करना स्टार्ट किया। तुम्हें पता ना हर कलर की अपनी वेवलेंथ होती, तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ उस मेरी बॉडी ने या उस लोहे के टुकड़े ने निकालना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब उसके करस्पॉन्डिंगली मुझे उसका कलर दिख रहा है, ठीक। अब ये बताइए कि अगर उस बॉडी ने कॉन्टिन्यूअसली एक रेडिएशन को एमिट करना स्टार्ट कर दिया, तो फिर अब इस वेवलेंथ को बिना बदले आप उसका कलर चेंज कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, जरा समझना। अब मान लो वो गाढ़े रंग का लाल दिखता है, या पीले रंग का दिखता है, हरे रंग का दिखता है, नीले रंग का दिखता है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब तो ये हुआ कि सर इस बॉडी ने अपने अंदर से रेडिएशन निकालने स्टार्ट किए, ठीक। अब पर्टिकुलर वेवलेंथ का रेडिएशन एमिट हो रहा है और फिर उसकी वेवलेंथ चेंज हो रही, बढ़ गई, छोटी हो गई, घट गई। क्या किसी वेव के साथ ऐसा हो सकता है कि अगर वो एमिट हुई तो उसकी वेवलेंथ घट बढ़ रही? नहीं सर, वो उस बॉडी ने अगर एक कांस्टेंट, उस बॉडी ने अगर एक वेवलेंथ एमिट की है तो सर अब वो कॉन्टिन्यूअसली उसी वेवलेंथ को एमिट कर सकती है। वो दो तरह की नई वेवलेंथ एमिट नहीं कर सकती, ना ज्यादा ना कम। बताओ मानते हो कि नहीं? तब जब ये एमिशन कॉन्टिन्यूअस हो। यहां तक ठीक है? तो कहने का मतलब हुआ मुझे आपने गर्म किया, गर्म करने के बाद मैंने जो है उधर से रेडिएशन खाए और इधर से रेडिएशन निकालने स्टार्ट कर दिए, ये निकल रहा है।
ठीक, और ये जो रेडिएशन निकल रहे हैं दे आर कॉन्टिन्यूअस, तो दैट मींस ये वेवलेंथ 50 लैम्डा 50 वेवलेंथ, मैंने 50 जो भी इसकी यूनिट है 50 मीटर की वेवलेंथ निकालना स्टार्ट किया और ये कॉन्टिन्यूअसली निकलती रही। और जब वेवलेंथ कॉन्टिन्यूअस है, कांस्टेंट है, तो कलर भी कांस्टेंट हो। अब ये नहीं समझ में आ रहा है सर, आप पहले कम हले लाल थे, अब ज्यादा लाल हो गए, फिर पीले हो गए, नीले हो गए, ये चल क्या रहा है सर? ये तो तभी पॉसिबल है ना कि आपने 50 निकाली, थोड़ी देर बाद आपने 60 निकाली, फिर आपने 20 निकाल दी, फिर आपने 100 निकाल दी। यानी मेरी बॉडी अगर अपने अंदर से कई वेवलेंथ एमिट कर सकती होगी तभी मेरा कलर चेंज होगा, अदरवाइज कलर चेंज नहीं हो सकता। मेरी बात समझ रहे हो? और ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तब हो सकता है जब मैं एक काम करूं, मैं उधर से जो खा रहा हूं वो मैंने खाया और खाने के बाद ऐसे करके उल्टी कर दी, खड़ाक ऐसे, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ मैंने एमिट कर दी, हरे रंग का दिख रहा हूं मैं, ठीक। फिर उसके बाद मैं रुक गया, मैंने कहा रुको रुको, अब और कुछ खाया ऐसे, और आपकी दूसरा पैकेट बाहर फेंक दिया ऐसे, इस बार ये पीले रंग की वेवलेंथ एमिट कर दी। मेरी बात समझो मैं क्या कह रहा हूं, मैं अपने कलर चेंज को तभी एक्सप्लेन कर पाऊंगा जब मैं तुमको ये बोलूं कि मेरे एमिशंस या absorptions, they are not continuous. If they are continuous, the wavelength remains constant and the color of the body remains constant. If this body changes color, that means it is emitting out different wavelengths। सिर्फ तभी हो सकता है। एक वेव जब चलनी स्टार्ट करती है, जैसे मान लीजिए ये एक वेव, मान लीजिए ये वेव चल रही है, अब आप ये बताइए अगर ये वेव चल रही है तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना ये ऐसे चल रही है, ये तो पॉसिबल ही नहीं। यानी एक वेवलेंथ जो चल रही है उसकी वेवलेंथ फिक्स हो गई सर, आप उसको बदल नहीं सकते। क्लियर है? यानी अगर मेरी बॉडी ने वेवलेंथ एमिट करना स्टार्ट कर दिया, पर्टिकुलर वेवलेंथ एमिट करना स्टार्ट कर दिया, तो अगर वो कॉन्टिन्यूअस नेचर का एमिशन है तो द वेवलेंथ रिमेन कांस्टेंट एंड द कलर ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन क्योंकि कलर बदल रहा है तो ये तो तभी हो सकता है जब ऐसा कुछ हुआ हो कि पहले इस बॉडी ने ये रेडिएशन एमिट किए फिर रुक गई, फिर इस बॉडी ने ये रेडिएशन एमिट किए फिर ये रुक गई, फिर इस बॉडी ने ये रेडिएशन एमिट किए फिर ये रुक गई। लेकिन ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तब हो सकता है जब ये एमिशंस कॉन्टिन्यूअस ना होकर डिस्क्रीट हो। समझो बात, कुछ समझ पाए कि नहीं? तुम लोग अरे भूल जाओ बे, लोड मत लो, भूल जाओ, कुछ नहीं बताया मैंने। बस ये मान लेते हैं लाइट का डिस्क्रीट नेचर होता है। कहां तुम चक्कर पड़ो, खाओ मस्त रहो, छोटे छोटे तो चक्कर में पड़ो, ठीक है। ओजस मस्त रहो बे, टेंशन मत लेना। समझ में आ गया। अच्छा समझ में, मतलब जिसके समझ में नहीं आया बिल्कुल टेंशन ना ले। लवली मस्त रहो एकदम, बिल्कुल टेंशन मत लेना। बस ये याद कर लो कि लाइट का डुअल कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है, लाइट पार्टिकल नेचर की भी होती है और वेव नेचर की होती है, बस बात खत्म। Yes, sir. हाँ, बस इसमें दिमाग ही नहीं लगाना है कुछ, ठीक। लेकिन ये कि थोड़ा सा तुम्हें ऐसा ना लगे कि बिल्कुल आपने वेग एक स्टेटमेंट दे दिया तो ये तो सर हमारा दिल नहीं मानता, तो सिर्फ ये बताने के लिए कि नहीं परेशान ना हो। अब बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं यार, हम लोग तो कहीं भी कुछ नहीं है, तुम समझो हम लोग को क्या आता है? साइंटिस्ट बहुत बड़े बड़े होते हैं, सब वो सब कर चुके हैं यार, वो अपना माथा फोड़ चुके हैं, उन्होंने अपना सर मार लिया है, वो लड़ाई कर चुके हैं। जिसने बोला होगा पहली बार कि भाई साहब लाइट का डुअल नेचर होता है, उसकी कुटाई हुई होगी, मारपीट हुई होगी उसके साथ, समझ रहे हो, सब बैंड बजाई गई होगी, फिर उस बेचारे ने प्रूव करके दिया होगा, उसके सपोर्ट में और बड़े बड़े साइंटिस्ट आए होंगे। वो लड़ाई दंगा सब कुछ होने हवाने के बाद अब दो पार्टी ये कह रही है वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। अब कोई तीसरा आके कुछ नहीं कह सकता। मतलब सुनो, अब जैसे हम जैसे लोग आके कहें हम नहीं मानते ऐसे, तो क्या होगा? जूते पड़ेंगे, जूते। बात समझ लो कि नहीं? कि कितनी कितनी बुरी पिटाई होगी साले, जब पूरी दुनिया मान चुकी है, बड़े बड़े आदमी मान चुके, तुम कौन खेत की मूली हो, समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये हुआ, हम इस डिटेल में नहीं जाना चाहते, बट ये कि तुम भी कम से कम, इसलिए मैंने तुम्हें ये बात थोड़ी सी एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि तुम भी कम से कम दिमाग में रखो कि नहीं, ऐसा नहीं है कि बस बोल दिया तो मान ले। बात लॉजिकल लगती है कि किसी भी हॉट ग्लोइंग बॉडी से जो रेडिएशंस एमिट हो रहे हैं, अगर वो रेडिएशंस कॉन्टिन्यूअस नेचर के हैं तो द वेवलेंथ ऑफ दैट रेडिएशंस रिमेन्स अनचेंज एंड द कलर ऑफ द बॉडी रिमेन्स अनचेंज। बात खत्म। लेकिन अगर वो बॉडी रेडिएशंस एमिट कर रही है और वो कलर चेंज कर रही है तो दैट मींस वो खाती भी टुकड़े में है और निकालती भी टुकड़े में है। ये भी एक पॉसिबिलिटी। दैट मींस आपका एब्जॉर्प्शन भी टुकड़े में होगा, आपका एमिशन भी टुकड़े में होगा। सर कैसी बातें कर रहे हैं? ये सूरज, ये जो रोशनी आपकी आंखों पे आ रही है, ये रोशनी सर आप इसका मतलब ये कह रहे हैं कि टुकड़े आ रहे हैं आपके, टुक कट कट कट, ये क्या बात होती है? एक्चुअली टुकड़े ही आ रहे हैं। बोलने का तरीका क्या है? टुकड़े ही आ रहे हैं, लेकिन ये एक सेकंड में इतने ज्यादा आ रहे हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ कॉन्टिन्यूअस है। बस ये आपका एक्सप्लेनेशन है। दैट मींस अ बॉडी इज एमिटिंग आउट सम रेडिएशंस, ठीक। दैट रेडिएशंस इज इन द फॉर्म ऑफ आइदर कॉन्टिन्यूअस वेव फॉर्म और इन द फॉर्म ऑफ पैकेट। क्लियर? अब वो पैकेट के फॉर्म में अगर मैं इसको अज्यूम करता हूं तो ये पैकेट एक साथ इतने सारे आ रहे हैं एक सेकंड में कि मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे एमिशंस कॉन्टिन्यूअस हैं, जबकि एक्चुअली एमिशंस डिस्क्रीट भी माने जा सकते हैं और कॉन्टिन्यूअस भी माने जा सकते हैं। मतलब कॉन्टिन्यूअस भी माने जा सकते हैं और डिस्क्रीट भी माने जा सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की कोई लड़ाई नहीं है, क्योंकि लाइट का डुअल कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है। पहले इत्मीनान से पानी वानी पी लो, अगर तुम्हें लगता है कुछ समझ में आता है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं समझ में आता तो यही 2 मिनट के लिए रुक जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है इसमें कुछ। और ना तुम्हें साइंटिस्ट बना रहे हैं,
तुम्हें सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि कुछ लोग लड़ चुके हैं, भिड़ चुके हैं। तुम सोचो पहली बार जब ये बात हुई होगी, तुम आज मेरी बात नहीं सुन रहे, समझ रहे हो बात को, जबकि ना तुम्हें कुछ आता ना हमें कुछ आता। सोचो यही बात अगर एक बड़े साइंटिस्ट ने की होती, बड़े साइंटिस्ट के सामने, तो क्या बवाल मचा होता। उनके पास तो आपस में डिस्कशन करने के भी बड़े टेक्निकल टर्म्स होते होंगे। अगर भाई साहब ऐसा हो जाए, भाई साहब ऐसा, समझ, तो वो तो लड़ाई उनकी बड़ी जबरदस्त होती है। यहां तो कोई लड़ाई नहीं है, आपने बोल दिया, मान लेते, बात खत्म, समझ लो। तो तुम्हें भी ज्यादा डिटेल में नहीं ले जा रहे हैं या ज्यादा डिटेल में समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। बहुत सीधी सी बात है, एक बॉडी अपने कलर चेंज को कैसे एक्सप्लेन कर रही है, या ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बारे में अगर मैं बात करूं, जैसे द नेचर ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशंस फ्रॉम हॉट बॉडीज, यानी जिसको आप ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोल सकते हैं। ये एक्चुअली आप क्या है, ये रेडिएशंस कैसे लाइट के पार्टिकल नेचर को सपोर्ट कर रहे हैं, इस बारे में थोड़ी सी बात कर। कुछ समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. अक्षरा बेहोश तो नहीं हो गए बेटा? नो सर। शाबाश। जिन लोगों को जरा सा भी लग रहा है वो पानी आनी मार ले मुंह पे और भूल जाए इसको बुरा सपना समझ के कि मैंने क्या बातें की अभी, बस इस बात को सिर्फ याद कर लें कि लाइट के डुअल कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है। ठीक, अब इसमें जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन या फिर ये जो हॉट ग्लोइंग बॉडी से रेडिएशन निकल के आने, इसके बारे में जरा से 2 मिनट बात करता हूं। ये जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये फिजिक्स में भी बहुत डिटेल में कराया जाएगा, हम भी इसको करेंगे, बट अभी उस तरफ नहीं जाना चाह रहे, मतलब अपने टॉपिक को डेविएट नहीं करना चाह रहे हैं। ये भी वो एक्सपेरिमेंट है जो लाइट के पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करेगा, हम इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन ये कि हम अभी के लिए बस इतना मान रहे हैं कि चलिए सर, लाइट का पार्टिकल नेचर या पैकेट नेचर होता है। कोई भी बॉडी जो रेडिएशंस एमिट करेगी, अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, तो दैट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ, दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स आल्सो। यानी आप इसके वेव नेचर को सपोर्ट करते थे, आपने अभी दुनिया विविध भारती चलाई थी, बहुत बढ़िया किया आपने, लेकिन सर अब आप ये भी ध्यान रखिए, इसका पार्टिकल नेचर भी होता है। दुनिया भर के ऐसे एक्सपेरिमेंट्स है जो वेव नेचर मानकर प्रूफ किए गए हैं, कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स भी हैं जो वेव नेचर मानकर प्रूफ करना मुश्किल लगता है, तो पार्टिकल नेचर मान के प्रूफ कर दिए जाते हैं, बस इतनी। इसलिए कोई लड़ाई नहीं है, कोई किसी तरह की कोई दो बातें नहीं है, डुअल कैरेक्टर एग्जिस्ट करेगा लाइट का, ये बात फाइनल है, बस। ठीक, अच्छा, अब जैसे कि मैंने बात बोली, ये जो हॉट ग्लोइंग बॉडी से जो रेडिएशन एमिट हो रहा है, इसके बारे में अगर मैं छोटी सी बात लिखूं या देखूं, तो ये एक छोटा सा डायग्राम मैंने बनाया है, जरा समझना। बहुत ज्यादा डिटेल में इसलिए इस बारे में बात नहीं कर रहे क्योंकि एनसीईआरटी वगैरह में भी इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में कुछ नहीं दे रखा है। फिजिक्स में वीन्स डिस्प्लेसमेंट कर्व्स के फॉर्म में बाद में पढ़ाया जाएगा तुम लोग को, जब थर्मो पढ़ोगे तुम, ये थर्मल रेडिएशंस के बारे में बात करोगे। हम यहां पर जो बात कर रहे हैं बहुत सीधी सी बात कर रहे हैं। व्हेन सॉलिड्स आर हीटेड, जैसे अभी मैंने लोहे के टुकड़े को गर्म किया था, दे एमिट रेडिएशंस ओवर अ वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ। ये एक सिंपल फैक्ट है कि जब आप किसी भी लोहे के टुकड़े को या किसी भी सॉलिड को गर्म करते हैं, तो वो रेडिएशंस जो एमिट करता है वो एक वाइड रेंज की रेडिएशन एमिट करता है। आप बताओ ये कैसे हो सकता है? सर ये तो तभी हो सकता है ना जब वो सॉलिड अपने अंदर से पीले रंग का, नीले रंग का, हरे रंग का, काले रंग का, पीले रंग का, नीले रंग का, पिंक, डाय, सब दुनिया भर की वेवलेंथ एमिट कर सकता है। दैट मींस दैट वेवलेंथ शुड बी इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स। यानी आप जब किसी भी लोहे को गर्म करते हैं तो वो लोहा अपने अंदर से दुनिया भर के पैकेट्स, दुनिया भर की वेवलेंथ के पैकेट्स एमिट करता है। लेकिन जो कलर आपको ऑब्जर्व होता है वो एक्चुअली वो कलर होता है जिस वेवलेंथ की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। यानी ये जो कर्व मैंने बनाया, आप देखिए इस कर्व को ध्यान से, इंटेंसिटी को और वेवलेंथ के रेस्पेक्ट में ये कर्व बनाया गया है। ये इंटेंसिटी लिया गया है और ये आपकी वेवलेंथ। यानी कोई भी बॉडी जब T1 टेम्परेचर पे गर्म की गई, दिस इज T1, कोई भी बॉडी जब T1 टेम्परेचर पे गर्म की गई तो उसने अपने अंदर से दुनिया भर की फ्रीक्वेंसीज को या वेवलेंथ्स को एमिट करना स्टार्ट किया। लेकिन मुझे उसका रंग कौन सा दिखाई दे रहा है? मुझे रंग दिखाई दे रहा है उस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंगली जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है। यानी इस वेवलेंथ की इंटेंसिटी क्योंकि सबसे ज्यादा है तो मुझे उस बॉडी का कलर मेजरली इस कलर को बिलोंग करता है, इस वेवलेंथ को बिलोंग करता हुआ दिखाई देता है। इसी तरह से जब आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, T1 से T2 करते हैं, तो क्या होता है? ये कर्व थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाता है, ये कर्व जो है लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है, इसका मैक्सिमम पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। इस टाइम पर क्या होगा सर? इस टाइम पर भी ये दुनिया भर की वेवलेंथ एमिट कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11,000 20,000 so on, दुनिया भर की इनफाइनाइट वेवलेंथ एमिट कर रहा है। लेकिन सर कलर आपको एक्चुअली कौन सा ऑब्जर्व हो रहा है? वो कलर ऑब्जर्व हो रहा है जिस वेवलेंथ की इंटेंसिटी मैक्सिमम। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जैसे जैसे आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे ये दुनिया भर की रेडिएशंस एमिट कर रहा है। एक बॉडी अपने अंदर से इनफाइनाइट रेडिएशंस एमिट कर रही है। यही बॉडी आपकी ब्लैक बॉडी है जो इनफाइनाइट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब भी कर सकती है और इनफाइनाइट रेडिएशंस को एमिट भी कर सकती है। ये वो बॉडी है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। आप इनफाइनाइट रेडिएशंस एमिट कर सकते हैं लेकिन आपका कलर करेस्पॉन्डिंगली उस वेवलेंथ को बिलोंग करेगा जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा हो। यानी ये एक्सपेरिमेंट ये प्रूव करता है कि अगर आप किसी भी बॉडी को हीट करते हैं
तो वो डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटी के कलर्स इसलिए शो कर पा रही है क्योंकि उस बॉडी से निकल के आने वाले रेडिएशंस वो कॉन्टिन्यूअस फैशन के ना होकर डिस्क्रीट फैशन के। क्यों? क्योंकि अगर किसी बॉडी से निकल के आने वाले रेडिएशंस कॉन्टिन्यूअस फैशन के होते तो गर्म करने से उसके रेडिएशंस की इंटेंसिटी भले ही चेंज होती लेकिन वेवलेंथ चेंज नहीं हो सकती। समझो, यानी एक वेवलेंथ अगर निकल गई तो वही वेवलेंथ थ्रू आउट निकलती रहेगी, चाहे आप उसको जितना गर्म कर लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उसने एक कलर शो कर दिया तो वो थ्रू आउट उसी कलर का दिखाई देगा। लेकिन क्योंकि मैंने देखा है कि इंटेंसिटीज बदलती रहती हैं, कभी हरे रंग की इंटेंसिटी ज्यादा होती है, कभी पीले रंग की इंटेंसिटी ज्यादा होती है, ऐसे में मैं उस बॉडी के कलर चेंज को ऑब्जर्व करता हूं। क्यों? क्योंकि सर वेवलेंथ बदल रही, और वेवलेंथ तभी बदल सकती है जब अपनी बॉडी या कोई भी हॉट ग्लोइंग बॉडी अपने अंदर से इनफाइनाइट पैकेट्स या इनफाइनाइट रेडिएशंस एमिट कर सकती हो। बताओ, समझ पाइए? Yes, sir. सर हाँ बेटा। सर तो जो सॉलिड रेडिएशंस एमिट और ऑब्जर्व कर रहा है उन सबकी वेवलेंथ बहुत छोटी होती है। नहीं, छोटी तो नहीं कह सकते, ये तो डिफरेंट डिफरेंट, ये डिपेंड करता है कि बॉडी किस तरह के रेडिएशंस को एमिट कर रही। मतलब अगर मैं विजिबल रीजन की बात करूं तो हमें पता है कि 200 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर के बीच में, या 400 से 600 नैनोमीटर, या 400 से 800 नैनोमीटर के बीच में जो वेवलेंथ एग्जिस्ट करती हैं वो विजिबल रीजन को बिलोंग करती हैं। तो ये होती नैनोमीटर में ही है। ऐसा नहीं है कि किलोमीटर में होंगी। वेवलेंथ है, वेव्स हैं, तो इनकी वेवलेंथ कम ही है। लेकिन एक बॉडी जो भी रेडिएशन एमिट कर रही है वो इनफाइनाइट रेडिएशन एमिट कर रही है, इसके बारे में बात कर रहा है वो। यानी कोई भी एक हॉट ग्लोइंग बॉडी जो अपने अंदर से रेडिएशन एमिट करती है उसमें दुनिया भर की फ्रीक्वेंसीज या वेवलेंथ एग्जिस्ट करती है, लेकिन फिर भी आपको वो पीला क्यों दिखता है? क्योंकि पीले रंग की जो इंटेंसिटी वो मैक्सिमम थी तो आपको पीला दिखाई दे रहा है। यानी जैसे जैसे आप उसका टेम्परेचर चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे उसका कलर चेंज होगा। क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर इंटेंसिटी का वेवलेंथ, जो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी का वेवलेंथ है, वो चेंज हो रहा। मतलब मेरी बात समझ रहे हो? क्या समझे, क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं? मतलब पहले आप 200 डिग्री पर थे तो आपको वो हरा दिख रहा है, फिर 400 डिग्री पे पहुंचे वो किसी और कलर का दिख रहा है, फिर 900 डिग्री पे पहुंचे वो किसी और कलर। क्यों? क्या 200 डिग्री पर वो इनफाइनाइट रेडिएशन एमिट नहीं कर रहा था? कर रहा था। क्या इनफाइनाइट वेवलेंथ एमिट नहीं कर रहा था? कर रहा था। लेकिन फिर आपको पीला क्यों दिख रहा था? क्योंकि पीले कलर की इंटेंसिटी उस टाइम मैक्सिमम थी। जैसे से टेम्परेचर चेंज हो रहा है पर्टिकुलर कलर की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी तो ही उसका वो कलर ऑब्जर्व होगा। यानी कलर चेंज होना ऑन चेंजिंग द टेम्परेचर, it indicates that the body is emitting out radiations in discrete fashion, not in continuous fashion. ये बताना चाह रहा हूं। क्या तुम समझा करो बात को? क्यों तुम लोग? यस सर। हाँ, मस्त रहो एकदम। सृष्टि जागो बेटा। यस सर। हाँ, मस्त रहो एकदम, ज्यादा लोड मत लो। मोनित समझ में आया बेटा? आदित्य तो लिख रहा है, Yes, समझ में sir. आ गया, शाबाश। और कोमल? यस सर। ठीक है, कुछ कुछ आइडिया लग रहा है? हाँ सर। क्योंकि देखो, जब तक दिल से ये बात, देखो ना, हमें साइंटिस्ट बनना, हमें एक्सपेरिमेंट करना है, हमें कुछ नहीं करना, लेकिन दिल से कम ये तो मान लेते हैं कि भाई जिन बड़े लोगों ने बोला ठीक ही बोला, चलो इतना भी वेग सा नहीं लग रहा है, ठीक है, कुछ कुछ समझ, ताकि मैं कम से कम जब इस पे सवाल करूं तो अंदर से ये आवाज आए कि अच्छा अच्छा पैकेट है, पैकेट किसको कहते हैं। कम से कम ये मान ले कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है दे आर इन द फॉर्म ऑफ पैकेट ऑल्सो, और उसी पैकेट के बेस पर एक नई थ्योरी तुम्हारे सामने आने जा रही है जिस पर अब फर्स्ट कैटेगरी के सवाल हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, दैट इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो अब मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूं वो प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है। एक लेवल पे सवाल बहुत ज्यादा हर एग्जाम में, चाहे वो नीट का पेपर हो चाहे वो आईटी का पेपर हो, बहुत ज्यादा उस पर सवाल पूछे जाते हैं। थोड़ा सा पुराना टॉपिक है इसलिए अब इधर आने वाले सवालों का कुछ फ्रीक्वेंसी कम हुई है, बट इस पर सवाल बहुत ज्यादा पूछे जा चुके हैं। तो हम प्लैंक्स की क्वांटम के बारे में बात करते हैं। चलिए, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। देखो, एक चीज बिल्कुल क्लियर है, अब पता नहीं तुम समझ पा रहे हो कि नहीं, कि क्वांटम मतलब होता है, समझो ऐसे क्या बोले, क्वांटम, समझो बात को, मतलब देखो क्या कर रहे हैं, वो कहना ये चाह रहे हैं कि जो एक एनर्जी का स्मॉलेस्ट पैकेट होगा, एनर्जी का जो सबसे छोटा पैकेट होगा, आप उसको क्वांटम ऑफ लाइट कहेंगे, या फिर आप उसको क्वांटा कहेंगे, या फिर आप उसको फोटोन कहेंगे। ये कहना चाह रहे हैं, यानी ये बताना चाह रहे हैं द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट कैन बी एमिटेड और एब्जॉर्ब ऑफ अ पर्टिकुलर ईएमआर। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी बॉडी जो अपने अंदर से कोई भी एक स्मॉलेस्ट एनर्जी का पैकेट दे सकती है या एब्जॉर्ब कर सकती है,
उसको आप क्वांटम ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं, जिसको आप फोटोन भी कह सकते हैं और जिसको क्वांटा भी बोला जा सकता है। यानी दिस इज क्वांटम ऑफ लाइट। आप इसको क्वांटम ऑफ लाइट के नाम से भी बोल सकते हैं, आप इसको फोटोन भी बोल सकते हैं और आप इसको क्वांटा भी बोल सकते हैं। बल्कि मैं तो कहता हूं इसका एक अच्छा नाम तो पैकेट ही बोला जा सकता है। अ बंडल और अ पैकेट, समझो, एक पैकेट, एनर्जी का जो पैकेट है, द स्मॉलेस्ट एनर्जी पैकेट इज नोन एज फोटोन। उस फोटोन की जो एनर्जी है प्लैंक्स के अकॉर्डिंगली उस एनर्जी को डिफाइन किया गया है, एंड दैट एनर्जी ऑफ दैट बंडल और अ पैकेट और अ क्वांटा और अ फोटोन इज hc by lambda. This is the energy of a packet of a particular electromagnetic radiation जिसकी वेवलेंथ लैम्डा। समझो, मान लीजिए मेरी लैम्डा लैम्डा है तो अब मेरी एनर्जी hc by lambda, मेरी लैम्डा 3 लैम्डा है तो एनर्जी hc by 3 लैम्डा। h एंड c दे आर कांस्टेंट वैल्यू। c तो हम सब समझ रहे हैं, c इज माय स्पीड ऑफ लाइट। दिस h इज प्लैंक्स क्वांटा, प्लैंक्स कांस्टेंट। ये h जो है इसको आप प्लैंक्स कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। और इस प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होती है। दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू। यानी प्लैंक की क्वांटम थ्योरी ये कहती है कि जो भी रेडिएशंस एमिट हो रहे हैं, देखो पहले तो ये प्रूफ कर दिया, या पहले तो हम लोग इस बात को मान लेते हैं कि जो भी रेडिएशंस एमिट हो रहे हैं वो पैकेट के फॉर्म में हो रहे हैं। प्लैंक ये कहता है उस पैकेट को फोटोन कहते हैं और उस मिनिमम एनर्जी पैकेट को फोटोन कहते हैं, जिसको क्वांटा भी बोला जा सकता है या क्वांटम ऑफ लाइट भी बोला जा सकता है या एक पैकेट या बंडल भी बोला जा सकता है, जिसकी एनर्जी hc by lambda से डिफाइन होती है। लैम्डा उस पर्टिकुलर पैकेट का वेवलेंथ है जो आपको सवाल में दे दिया जाएगा। आप प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पुट करके एनर्जी या लैम्डा या h जो भी कुछ कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी सबसे पहले तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि जो भी स्मॉलेस्ट एनर्जी पैकेट है आप इसको h न्यू भी लिख सकते हैं। बताओ ये भी ठीक है, ये भी समझ में आया? क्योंकि c बाय लैम्डा को क्या लिख सकते हैं आप? न्यू। तो अल्टीमेटली आप E इज इक्वल टू एच न्यू या E इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा मेंशन कर सकते हैं। और ये उस स्मॉलेस्ट एनर्जी पैकेट की एनर्जी है, जो स्मॉलेस्ट एनर्जी पैकेट की एनर्जी जिसको आप फोटोन कहते हैं। यानी कोई मुझसे पूछे कि यार एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसकी वेवलेंथ दे रखी, आप बता सकते हैं कि उसके एक क्वांटा की एनर्जी कितनी होगी? तो अगर आपने उसकी वेवलेंथ दे रखी है तो एक पैकेट की एनर्जी hc बाय लैम्डा से कैलकुलेट कर ली जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा, बात खत्म। लेकिन ये अज्यूम किया गया है कि लाइट जो है वो पैकेट नेचर की है और हर छोटे से एनर्जी के पैकेट को आप फोटोन का नाम देते हैं, जिस फोटोन की एनर्जी hc by lambda से डिफाइन है। यहां तक ठीक है? यस सर। सबको ये समझ में आ गया? चलिए अब इसी में एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। तो अगर ऐसा है कि एक पैकेट की एनर्जी hc by lambda से डिफाइन होगी, अगर अब इसमें ज्यादा कुछ डिटेल में जाना ही नहीं, मतलब हमें इतना समझ में आ गया कि सर ये कंफर्म हो गया कि ये जो रोशनी आपकी आंखों पे आ रही है या जो सूरज से जो अल्ट्रा वायलेट रीजन की एनर्जी चल रही है या रेडिएशंस आ रहे हैं वो एक्चुअली किस फॉर्म में आ रहे हैं? ऐसे कट 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 कट, और वो जो गिर रहा है, वो जो टुकड़ा गिर रहा है, उस टुकड़े का नाम फोटोन है और उस टुकड़े की एनर्जी hc by lambda से निकाली जाएगी। अगर सूरज से आने वाला अल्ट्रा वायलेट रीजन फोटोन्स का रेडिएशंस का लैम्डा पता हो तो आप वहां से आने वाले एक एक टुकड़े की एनर्जी hc by lambda से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो hc by lambda इज द एनर्जी ऑफ one packet, one photon, one quanta or one quantum of energy. That is the smallest energy जो emit होती है in the form of electromagnetic radiations. Clear है यहां तक? देखो अभी एक छोटा सा सवाल करते हैं, तुम्हारी सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी। ये देखिए, आप अपने आप अकल लगाते हैं एक बार। एक 100 वॉट का बल्ब, वो 100 वॉट का बल्ब अपने अंदर से मोनोक्रोमेटिक लाइट एमिट कर रहा है। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब एक ऐसी लाइट एमिट कर रहा है जिसके पास एक ही वेवलेंथ, एक फिक्स वेवलेंथ एमिट कर रहा है। ठीक, अब आपके पास दो रास्ते हैं। क्या कि सर ये जो रेडिएशंस ये एमिट कर रहा है वो कॉन्टिन्यूअस है। अगर वो कॉन्टिन्यूअस है तो सर ये सवाल ही गलत हो गया। क्यों? क्योंकि मुझे ये निकालना है कि ये बल्ब एक सेकंड में कितने टुकड़े एमिट कर रहा है, कितने फोटॉन्स एमिट कर रहा है, मुझे ये निकालना है। तो दैट मींस ये जो सवाल है ये लाइट की किस नेचर के ऊपर बेस्ड है? कॉन्टिन्यूअस नेचर या डिस्क्रीट नेचर? सर कॉन्टिन्यूअस। अरे पी सो के उठे हो क्या? नेचर। डिस्क्रीट नेचर क्यों? अरे तभी तो फोटोन का नाम लिया मैंने, टुकड़े नेचर, टुकड़ा नेचर। डिस्क्रीट मतलब टुकड़ा, समझो बात को। यानी ये कहना ये चाह रहे हैं कि मेरे पास एक बल्ब है, ये बल्ब अपने अंदर से रेडिएशन एमिट कर रहा है एक फिक्स वेवलेंथ,
ठीक, 400 नैनोमीटर का वेवलेंथ एमिट कर रहा है। ठीक, लेकिन हम कितने फोटॉन्स एमिट होंगे एक सेकंड में, यानी कितने टुकड़े एमिट होंगे, तो दैट मींस ये जो रेडिएशन है ये कॉन्टिन्यूअस फैशन में एमिट ना करके टुकड़ों को फॉर्म में कर रहा है, खट 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 खट, और हर टुकड़े की वेवलेंथ क्या दे रखी है, 400 नैनोमीटर। ठीक है, वो पूछ रहा है क्या आप बता सकते हैं एक सेकंड में कितने फोटॉन्स एमिट करेगा। बिल्कुल सीधा सवाल, बढ़िया, एकदम सिंपल ऑब्जेक्टिव, और मुझे लगता है ये इस तरह का सवाल आईआईटी में पहले बहुत पूछा जाता, बिल्कुल सीधा। यानी ये कहना ये चाह रहे हैं कि मेरे पास एक बल्ब है, उस बल्ब की वेवलेंथ, ये बल्ब, ठीक, ये बल्ब जो है इसका वॉटेज दे रखा है 100 वॉट। 100 वॉट का मतलब होता है 100 जूल्स एनर्जी एक सेकंड में निकलना। पता है सबको वॉटेज क्या मतलब होता है, वॉटेज इज जूल्स पर सेकंड, यानी ये बल्ब एक सेकंड में कितनी एनर्जी एमिट करेगा, 100 जूल्स। क्लियर? इस बल्ब को एक सेकंड में 100 जूल एनर्जी एमिट करनी है, बिकॉज इट्स वॉटेज इज 100। इफ द वॉटेज इज 100 दैट मींस इट एमिट्स आउट अब 100 जूल एनर्जी पर सेकंड। लेकिन ये जो एनर्जी एमिट कर रहा है ये किस फॉर्म में कर रहा है, सर ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के फॉर्म में एमिट कर रहा है। अच्छा, बहुत बढ़िया। वो जो एमिशन हो रहा है वो किस फॉर्म में हो रहा है, सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के फॉर्म में हो रहा है, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, बंडल्स, फोटॉन्स। तो मैंने कहा अच्छा, इसका मतलब ये हुआ ये आदमी जो रेडिएशंस एमिट कर रहा है ये ऐसे कर रहा है, ये निकल रहा है बाहर फोटोन। वो ये जानना चाहता है सवाल वाला कि ये एक सेकंड में कितने बंडल एमिट कर रहा है, ये कैसे निकाले, एक सेकंड में कितने बंडल निकल आए। ये तो कंफर्म है कि एक बंडल की एनर्जी, व्हाट इज द नेम ऑफ वन बंडल, इट इज आइदर अ क्वांटा और अ क्वांटम ऑफ लाइट और फोटोन। क्लियर? एंड द एनर्जी ऑफ वन पैकेट, ये आप पहले ही निकाल चुके हैं, जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आपको बता चुकी है कि एक पैकेट की जो एनर्जी है वो hc/λ से निकाली जाती है। क्लियर है? यानी अगर एक पैकेट की hc/λ है तो कितने पैकेट मिलकर टोटल एनर्जी 100 जूल बनाएंगे। खत्म हो गया सवाल। अकल लगाओ, इत्मीनान से समझने की कोशिश करना। यानी ये कह रहा है कि एक बल्ब अपने अंदर से रेडिएशन एमिट कर रहा है, ठीक है, कितने रेडिएशन एमिट कर रहा है, कितने फोटॉन्स एमिट कर रहा है, ये सवाल। तो मैंने ये पूछा कि ये किस फॉर्म में रेडिएशन एमिट कर रहा है, वो कह रहा है फोटॉन्स के फॉर्म में ये अपनी रेडिएशन एमिट कर रहा है। तो मैंने फोटॉन्स के फॉर्म में रेडिएशन एमिट करवा दी, चलिए ये भी बहुत बढ़िया हुआ। अब मैंने पूछा कि कितने फोटॉन निकल के आ रहे हैं, वो कह रहा है ये तो आपसे पूछूंगा मैं कि एक सेकंड में कितने फोटॉन निकलेंगे। तो मैंने उससे ये पूछा एक सेकंड में तूने एनर्जी कितनी निकाली टोटल, उसने एक सेकंड में 100 जूल एनर्जी निकाली, ठीक है। अब मैंने पूछा ये एनर्जी किस फॉर्म में निकली, उसने कहा पैकेट्स के फॉर्म में। तो मैंने ये पूछा फिर एक पैकेट की एनर्जी कितनी है, कह रहा है hc/λ। तो अगर तुम्हें एक पैकेट की एनर्जी निकालनी आती है और आपको नंबर ऑफ पैकेट्स कैलकुलेट करने हैं जिनकी कुल एनर्जी 100 जूल है, यानी ये सारे पैकेट्स मिलकर कितनी एनर्जी होगी, 100। तो बताइए नंबर ऑफ पैकेट्स कैसे निकलेंगे, टोटल एनर्जी को एक पैकेट की एनर्जी से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ पैकेट्स आ जाएंगे। क्लियर है? यस सर। बस खत्म हो गया यार। अगर आपको नंबर ऑफ पैकेट्स कैलकुलेट करने हैं या नंबर ऑफ फोटॉन्स कैलकुलेट करने हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर हमें निकालने हो तो वो किसके बराबर होंगे, टोटल एनर्जी जो एमिट हो रही है, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटॉन। बस खत्म हो गया। टोटल एनर्जी जो एमिट हो रही है वो 100 जूल है और एक फोटॉन की एनर्जी होती है hc/λ। बस अब सारी वैल्यू सही से रख देना यूनिट्स के साथ। 100 जूल डिवाइडेड बाय, नीचे जो एनर्जी है वो जूल में आएगी, h होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। c जो होता है वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय लैम्डा। अगर सारी बातें एसआई यूनिट में चल रही है, ये मीटर है तो लैम्डा भी मीटर में चाहिए होगा। तो 400 नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। सब कुछ सॉल्व कर लीजिए, सब कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल करने के बाद एक नंबर निकल के आएगा जो तुम्हें सॉल्व करके बताना है। सब लोग पहले बताओ ये समझ पाए कि क्या कर रहे हैं। इसको आराम से समझो, पहले ये बताओ समझ में आया। आरुषा समझ में आया बेटा? आरुषा आई है भाई आज? यस सर। समझ में आया? यस सर। तो इसमें कर क्या रहे हैं हम, 100 जूल हमें एक सेकंड में एमिट करना है एक बल्ब से। तो अगर ये बल्ब एक सेकंड में 100 जूल एनर्जी फेंक रहा है
तो किस फॉर्म में फेंक रहा है? पैकेट्स के फॉर्म में। और एक पैकेट की एनर्जी मैंने पहले पढ़ रखी है, प्लैंक्स ने बता रखी है hc/λ। तो कितने पैकेट हो गए? सारे पैकेट को जोड़कर टोटल एनर्जी 100 जूल चाहिए, और एक पैकेट की एनर्जी hc/λ है। सो टोटल एनर्जी को अगर एक पैकेट की एनर्जी से डिवाइड कर दें तो आपको नंबर ऑफ पैकेट्स मिल जाएंगे, दैट इज नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड। खत्म। ये सवाल ऐसा भी पूछ सकता था कि ये बल्ब एक दिन में कितने फोटॉन्स एमिट करता है, तो एक सेकंड में जो फोटॉन्स निकल के आएंगे उसको दिन से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब समझ रहे हो, वो दिन सेकंड में कन्वर्ट करके। कितना आ रहा है आंसर? कोई बताएगा? इसका बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएगा। 2 into 10 की पावर 16। नहीं, सही आंसर बताना है। 2 into 10⁻20 या 21 आता है? यूनिट्स वगैरह सही रखो भाई। बताइए, इतना सिंपल कैलकुलेशन भी नहीं कर पाते। ओजस, तुम्हें भी करना है कैलकुलेट बेटा। तन्मय, कोई तो बताओ भाई आंसर। फिर 2 into 10 की पावर 16 ही आ रहा है। नहीं यार, गलत है। 10⁻20 याद आ रहा है मुझे। एक बार देखो सर से। 6.626 इंटू 10⁻−34, 400 नैनोमीटर को हमने मीटर में भी सही कन्वर्ट किया है। स्पीड लाइट की भी सही रखी है। 100 जूल्स भी सही है। एक बार सही से करो यार। कैलकुलेशन बहुत ढीली है यार तुम लोग की। सर 16 ही आ रहा है। कितना 16 आ रहा है? 2 इंटू 10⁻16। हाँ 2 into 10⁻16। पता नहीं, गलत है यार, या तो मैंने कुछ गलत लिख दिया है, क्योंकि मुझे यह बहुत अच्छी तरह से याद है इसका आंसर 10⁻20 के ऑर्डर का आता है। करके देख लेते हैं एक बार। 10⁻−34, ये 400 नैनोमीटर ही लिखा है ना तुम लोगों ने? तो यस सर। यार कोई तो बताया यार 10⁻20। किसी का आया भाई 20? नो सर। कितना आ रहा है नैतिक तेरा? सर 16 आ रहा है 10। क्या गलती हुई है? एक मिनट रुको। अगर 20 आया आंसर तब देखना तुम, क्योंकि मुझे ये 20 याद आ रहा है। इतनी देर में तो कर ही लेते हैं हम लोग। हंड्रेड वॉट बल्ब एमिट्स 400 नैनोमीटर, 2 इंटू 10⁻20 पर सेकेंड, ये आंसर आ रहा है। आंसर आ रहा है 2 इंटू 10⁻20। आप बताइए, तुम लोगों ने ये 400 को मल्टीप्लाई किया है कि नहीं 10⁻−9 से? कुछ यहां तो गड़बड़ नहीं कर रहे हो कुछ? मतलब हाथ देखिए, सारे बच्चे गलत कर रहे हैं। असल में दिक्कत क्या है, सारे कर ही नहीं रहे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि सारे कर ही नहीं रहे। सोच रहे पहले माथा फोड़ ले दो, ये आपस में खून खराब हो जाएगा, उसके बाद डिसाइड हो जाएगा आंसर क्या है।
यार इंदिरापुरम वाले, सृष्टि तुम लोग तो यार समझदार थे, 2-3 बच्चे, सारे ही बच्चे समझदार हो, 1-2 लोगों को 16 आ रहा है, इसमें 400 मल्टीप्लाई करो। तो यार करके देखना पड़ेगा। मतलब ये कैसे यार, आंसर जो दे रखा है वो कुछ और दे रखा है, तो इसको कैसे लिखें? hc/λ से डिवाइड किया टोटल एनर्जी को, तो क्या क्या बचेगा? 100, कहाँ लिखें? 100 आ गया ऊपर, और 400 into 10⁻⁻⁹ 6.626 into 10⁻⁻34 into 3 into 10⁸ सर हो गया सर, 20 आ रहा है अब कैसे आ रहा है 20? सर, क्योंकि 6.26 में मैंने पॉइंट हटा दिया तो उसके फिर मैंने वो पॉइंट गिना नहीं लास्ट में। और जो अब बाकी गिना तो- बाकी जितने कार्टून है उन्होंने क्या किया था? नैतिक अब चेक कर ले एक बार, 20 आएगा ये मुझे याद था, मतलब ये तो मुझे याद है 2 into 10⁻20 के आसपास आता है। यानी 1 सेकंड में ये बल्ब 10⁻20 फोटॉन्स एमिट कर रहा है। आप सोचिए, मतलब 10⁻20 फोटॉन्स 1 सेकंड में। किसी और का आ रहा है 20 की नहीं? शुभ, करा ये कैलकुलेशन? सर आ रहा है। अब तो सबका आएगा सर। अरे हमारा भी आ रहा है सर, हमारा भी। आरुषा का भी आ गया होगा बगल में। आरुषा आ गया बेटा? सर नहीं आया। अरे आया होगा यार, ऐसे कैसे? अब तो बहुतों का आएगा। देखिए अभी लवली भी बताएगी। लवली आ गया? नहीं सर, सर, थोड़ा मेरा बहुत पहले गलत भी हो आया रहा है। था। तो पहले भी मेरा 17-18 हो रहा था। अच्छा, मतलब 17-18 तक तुम पहुंच गई थी। थोड़ा सा रुको, हो सकता है 2-4 मिनट में 20 तक आ जाए। ये तो सर आ धीरे-धीरे। गया, आ गया। हाँ आ गया, देखिए आ गया, शुभ का आ गया। ऐसे ये हालत। सर मिल गया है। भाई देखो ऐसा है, हम तो गुणा भाग कर नहीं पाएंगे ऐसे, इसका तो कोई इलाज नहीं है ना। बाकी मर्जी तुम्हारी है कि अगर इतना टाइम देने के बाद ये पता है कि आंसर 20 आना है, मतलब तो सालों से आ रहा है तो आज भी आएगा, 20 आना है कंफर्म। आप तब भी ये गलती अपनी नहीं निकाल पा रहे हैं, जिसमें इतना सिंपल कैलकुलेशन है कि 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो लगभग 2 हो जाएगा 20, और नीचे 4 है। मतलब ऐसी समझ में आ रहा है कि सर कुछ बचेगा ही नहीं, सिर्फ पावर का खेल है, बाकी सब कट रहा है सर। 6.6 into 3 इट विल बी 2, मतलब 20, मतलब 6.6 into 3 इज ऑलमोस्ट 20। ऊपर 20 आ रहा है, यानी ये दोनों मिलके तो 20 हो जाएंगे। और बाकी जितने सारे हैं वो सारे नंबर है पावर वाले, सारे पावर्स को सॉल्व करना है और साथ में 20 लगा देना, बस सारे लोगों को सही करना चाहिए। मतलब ऐसे ही समझ में आ रहा है कि इट इज ऑलमोस्ट 2 into 10⁻20। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ, अगर मैं इस बल्ब को देखूं तो ये बल्ब एक्चुअली कर क्या रहा है? ये बल्ब 1 सेकंड में आपकी आंखों पर कितने फोटॉन्स एमिट कर रहा है? 10⁻20 into 2, यानी 10⁻20 का भी दुगना इतने फोटॉन्स एमिट कर रहा है 1 सेकंड में। ये बल्ब आपकी आंखों पर इतने फोटॉन्स मारेगा। तो आप खुद बताइए, आपको ये जो रेडिएशंस बल्ब से निकल रही हैं, ये कॉन्टिन्यूअस लगेंगी या डिस्क्रीट लगेंगी? कॉन्टिन्यूअस ही लगेंगी। तो यानी ये कहना चाह रहे हैं कि आप इसमें कोई लड़ाई नहीं है, आप चक्कर में मत पड़िए। बस आप ये मान लीजिए कि एक और नेचर भी लाइट का एग्जिस्ट कर सकता है, जिसको आप वेव नेचर बोलते हैं और जिसको आप पार्टिकल नेचर भी बोलते हैं। यानी वेव और पार्टिकल ये दोनों लाइट के दो कैरेक्टर्स हैं। जिस एक्सपेरिमेंट को वेव नेचर से एक्सप्लेन करना आसान लगता है वेव मान के कर लिया करिए, और जिस एक्सपेरिमेंट को लाइट के पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन करना आसान लगता है पार्टिकल मान के कर लिया करिए। इसमें कोई लड़ाई दंगा नहीं है। सब दोनों साइंटिस्ट, दोनों जो पक्ष हैं वो एग्री करते हैं आपस में एक दूसरे से। और ये जो सवाल बनाया गया ये यही सोच के बनाया गया कि एक बल्ब जो रेडिएशन एमिट कर रहा है ये कॉन्टिन्यूअस फैशन में ना करके टुकड़ों के फैशन में कर रहा है। और एक टुकड़े की एनर्जी, देखो सीखना क्या था यार? सीखना यह था कि प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी कहती क्या है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ये कहती है कि कोई भी रेडिएशन जो एमिट या एब्जॉर्ब होते हैं वो हमेशा एक पैकेट के फॉर्म में होते हैं, जिनको मिनिमम एनर्जी पैकेट को फोटॉन या क्वांटा या क्वांटम ऑफ लाइट के नाम से जाना जाता है, जिसकी एनर्जी hc/λ होती है। बस ये हमारी क्वांटम थ्योरी है, जिसमें प्लैंक्स की प्लैंक्स कांस्टेंट जिसको h कहा जाता है, इट इज 6.626 into 10⁻⁻34 जूल सेकंड। बिल्कुल सीधा। चलो जल्दी से एक सवाल और बता दो, ये और अच्छा सवाल। बॉन्ड एनर्जी ऑफ Br2 इज 194। हो सकता है इस सवाल को हम पूरा सॉल्व ना करें क्योंकि वो तो गलत ही होगा, तुम्हारे आंसर तो गलत ही आएंगे, लेकिन इसको जरा समझने कुछ, और इससे रिलेटेड एक बात और भी करेंगे 1 सेकंड की। सवाल यह है कि एक ब्रोमीन को तोड़ने के लिए
अब कितने ब्रोमीन को तोड़ने के लिए तुम्हारे सामने पर मोल, क्या मतलब हुआ? 1 मोल Br2 को अगर आप ब्रेक करना चाहते हैं तो आपको 194 किलो जूल एनर्जी देनी होगी। बताओ समझे? यही है इस पहली लाइन का मतलब। Yes, sir. बॉन्ड एनर्जी, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जो Br है आपका, इस Br की जो एनर्जी है, Br और Br के बीच का जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड की जो तोड़ने लायक एनर्जी है पर मोल, यानी इस तरह के 1 मोल डंडे अगर आप तोड़ते हैं तो आपको कितनी एनर्जी चाहिए होगी? 194 किलो जूल एनर्जी चाहिए। चलिए ठीक है। अब वो कहना क्या चाह रहा है कि आप क्या बता सकते हैं कि उस फोटोन का वेव नंबर क्या होगा जो इस बॉन्ड को ब्रेक करे? ये सवाल क्लियर है? सर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का सवाल है। एक गोला लीजिए और खींच के इस डंडे पे मार दीजिए। वो गोला जो आपने लिया, इसको क्या बोलते हैं? फोटोन। सर उस फोटोन का जो वेव नंबर है वो बता दीजिए, क्या है उसका वेव नंबर जो इस डंडे को तोड़ सके? बस बात खत्म। बड़ा आसान सवाल है। यानी मुझे 1/λ की वैल्यू निकालनी। व्हाट इज वेव नंबर? 1/λ, यानी मुझे 1/λ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए ये मुझे पता करना है, और वो एनर्जी आपको कहां से मिलेगी? फोटोन से मिलेगी। और फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? hc/λ। यानी कहने का मतलब ये हुआ, इस बॉन्ड की एनर्जी निकाल लेते हैं। कितनी आएगी? 194 इंटू 10⁻³ अपॉन 6.02 इंटू 10⁻23 जूल। बताओ समझे कि नहीं? 1 मोल डंडे को तोड़ने के लिए अगर 194 इंटू 10⁻³ जूल एनर्जी चाहिए, तो एक डंडे को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? अब अपॉन अवोगाड्रो नंबर, 1 मोल में कितने बॉन्ड्स होंगे? Na, तो आपने Na से डिवाइड कर दिया। यहां तक ठीक है? दिस इज एक्चुअली एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 Br2 मॉलिक्यूल। 1 Br2 मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि सवाल में 1 मोल को तोड़ने की एनर्जी दे रखी थी, तो अगर एक को तोड़ना है तो Na से डिवाइड कर देंगे। ये तो सब लोग समझते होंगे बात को। 1 मोल में Na लोग होते हैं। यस सर। यहां तक सबको क्लियर है ये? ठीक। तो अब वो ये कहना ही चाह रहा है भाई ठीक है सर, एक डंडे को तोड़ने की आपने एनर्जी निकाल ली है, क्योंकि सवाल में आपको पर मोल को तोड़ने की एनर्जी दे रखी थी, तो फिर एक को तोड़ने के लिए आपने अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दिया। चलिए ठीक है। ये सर एनर्जी लाएंगे कहां से आप? तो ये एनर्जी मुझे पैकेट से मिलेगी, और उस पैकेट को क्या कहते हैं? फोटोन। यानी उस फोटोन की एनर्जी कम से कम इतनी तो होनी चाहिए, तभी तो डंडा टूटेगा। अगर इससे कम एनर्जी लोगे तो डंडा नहीं टूटेगा। बताओ समझे बात को? ये ठीक है? Yes, sir. इसका मतलब ये हुआ सर, ये जो आपने कैलकुलेट किया है ये इनडायरेक्टली उसी पैकेट की एनर्जी है। इसको आप hc/λ से इक्वेट करके 1/λ कैलकुलेट कर सकते हैं। सवाल खत्म। बताओ यहां तक समझ में आई? और ये मेरे ख्याल से शायद जेईई में पूछा गया पुराना सवाल भी। इसमें ज्यादातर बच्चे जल्दबाजी में गलती ये करते हैं कि इसको या तो किलो नहीं समझते, ये जूल किलो को किलो समझ रहे हो, बेवकूफ लोग जो यूनिट कन्वर्जन नहीं ध्यान रखते। एक तो इसको जूल में कन्वर्ट करना है, और कुछ लोग सिर्फ यही फोटोन की एनर्जी इक्वेट कर देते हैं, यानी 194 इज इक्वल टू hc/λ। अरे भाई 194 इज इक्वल टू hc/λ कैसे हो सकता है? 194 किलो जूल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स। आपको एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए एक फोटोन एनर्जी मारनी पड़ेगी, और एक बॉन्ड को तोड़ने की कितनी एनर्जी होगी? जो 1 मोल को तोड़ने की एनर्जी है उसको अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। सो दिस विल बी द एनर्जी ऑफ 1 मोल बॉन्ड, वन ब्रोमीन मॉलिक्यूल, 1 ब्रोमीन मॉलिक्यूल के बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी। एंड दिस एनर्जी, आप ये एनर्जी कहां से लेंगे? ये एनर्जी आपको फोटोन से मिलेगी। यानी फोटोन की एनर्जी को एक ब्रोमीन के मॉलिक्यूल की एनर्जी से इक्वेट कर दीजिए। आपको जो भी अननोन होगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बताओ समझ गए बात? Yes, sir. सब लोगों को ये समझ में आ गया? वैभव ठीक है बेटा? यस सर। अब 1 मिनट के लिए बस एक चीज बोलूंगा मैं। अब मजे की बात यह है, तुम्हें सोच के जवाब देना है। अगर मान लीजिए इस बॉन्ड पर, मान लीजिए ये वैल्यू जो सॉल्व होती ये वैल्यू 20 आती, सब ऐसे बोल रहा हूं मैं, ये वैल्यू 20 आ गई, ठीक? तो इसका मतलब ये हुआ जो फोटोन आप इसके ऊपर मारेंगे उसकी एनर्जी 20 होनी चाहिए, तभी ये डंडा टूटेगा। Yes, sir. अगर 20 से ज्यादा हुई तो क्या होगा? ये डंडा टूटेगा या नहीं? इस सवाल से हट के बात कर रहे हैं, ऐसे जनरल बात कर रहे हैं। अगर किसी डंडे को तोड़ने के लिए आपको 20 की एनर्जी चाहिए, अगर आपने 20 मारी तो डंडा टूट जाएगा। बिल्कुल सही है सर। 20 से ज्यादा मारी 30 तो डंडा टूटेगा कि नहीं? यस सर, तब भी पक्का टूटेगा सर। कैसे टूटेगा? 20 से टूटेगी तो 30 से भी टूटेगी। तो फिर वो 30 से टूटने के बाद और 20 से टूटने के बाद में अंतर क्या है? सर 20 से भी टूटेगा, 30 से भी टूटेगा, तो अंतर क्या है? अंतर ये है कि जब वो 20 से टूटेगा तो सिर्फ ब्रोमीन के दोनों एटम्स अलग हो जाएंगे और 0 स्पीड पर खड़े रहेंगे। बता सब समझे बात को?
डंडा तोड़ने की एनर्जी 20, तुमने उसको 20 दे दी तो वो डंडा टूटकर चुपचाप खड़ा हो गया। यानी एक ब्रोमीन यहां खड़ा है, एक ब्रोमीन यहां खड़ा है, दोनों की वेलोसिटी 0। बताओ ठीक है। लेकिन अगर तुमने 30 मारी होती तो क्या होता? 30 मारोगे तो 20 एनर्जी तो खर्च हो जाएगी उसको तोड़ने में, और बची 10 एनर्जी उन दोनों को भगाने का काम करेगी। यानी तब ब्रोमीन आटम के पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी। क्लियर है ये वाली बात? Yes, sir. अब काम की बात सुनो। अगर 20 से कम मारी तो 10 मारी, अब बताओ डंडा टूटेगा कि नहीं? No, sir. नहीं टूटेगा, बिल्कुल सही बात है। 10 के 2 मारे, अब इस 10 वाले पर जो ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड को तोड़ने की 20 चाहिए। तुम्हारे पास जो गोला है वो 10 का है, तो तुमने 10 मारा, कुछ हुआ ही नहीं। हमने कहा ये क्या चक्कर है, कुछ साला कुछ हो ही नहीं रहा, कैसे हो जाएगा? जब 20 चाहिए तुमने 10 मारा, तो इसका मतलब वो बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा। अच्छा मैं एक काम करता हूं, मेरे पास 10 के 2 गोले, एक 10 लिया, दूसरा 10 लिया, दोनों गोलों की खींच के माप दिया। अब ये डंडा टूटेगा कि नहीं? Yes, sir. नहीं टूटेगा। अब ये डंडा नहीं टूटेगा। अरे सर 2 क्यों मार रहे हैं आप? इसके ऊपर 10 करोड़ मार दीजिए सर, ये डंडा तब भी नहीं टूटेगा। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री का रूल है 1 बॉन्ड 1 फोटोन। एक डंडे को तोड़ने के लिए एक पैकेट चाहिए, और उस पैकेट की एनर्जी कम से कम उतनी होनी चाहिए जो डंडे को तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड। उससे ज्यादा मारोगे सही है सर, भागने लगेंगे, टूट जाएगा, सब सही। उससे कम मारोगे तो जितने मारने मार लीजिए सर, डंडा नहीं टूटेगा। सर इसका कुछ एक्सप्लेन करिए, बात को समझ में नहीं आ रही, थोड़ा प्रैक्टिकल कुछ तो। 1 मिनट सुनो जरा। तुमने सुना है कभी धूप में नहीं निकलना चाहिए, या धूप में मत निकला करो, स्किन खराब हो जाती है, फलाना धमाका, और साइंटिस्ट तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, अल्ट्रा वायलेट रीजन से कैंसर वैंसर हो जाता है। सब धूप में ही घूमते हैं यार। लेकिन बोलने वाले तो बोलते ही है ना कि सूरज की रोशनी नुकसान करती है, कैंसर भी हो सकते हैं, स्किन कैंसर भी हो सकता है। सुना है कभी ये सब? Yes, Yes, sir. sir. लेकिन हम सब काम करते हैं, मतलब क्योंकि नुकसान नहीं होता। उसका रीजन मैं बताता हूँ। नुकसान होता भी है, कुछ लोगों को होता है, कुछ को नहीं होता। क्या होता ये है कि जब हम धूप में निकलते हैं तो हमारी बॉडी में जो डीएनए स्ट्रक्चर है उसमें बॉन्ड्स होते हैं, ठीक। उन बॉन्ड्स को तोड़ने की अपनी एक फिक्स एनर्जी होती। तो सूरज की रोशनी से जो फोटोन आता है, जो पैकेट आता है, उसकी एनर्जी अच्छी खासी होती, तगड़ी एनर्जी होती, और इतनी होती है कि वो हमारे डीएनए के डंडे को तोड़ पाए। वो वही वाले बात, मतलब समझो 20 है तो 20 से ज्यादा लेके आ गया, वो 20 लेके आ गया, या 20 से ज्यादा लेके आ गया। अब होगा क्या सर? हमारा डंडा टूट जाएगा सर। ये तो डीएनए का डंडा टूटे। अब क्या होगा सर? डीएनए का डंडा टूटता है और टूटकर वो वैसे ही जुड़ भी जाता है। तो जनरली किसी भी तरह की कोई खामी हमारी स्किन में नजर नहीं आती। लेकिन सर कुछ लोगों के साथ या कभी कभार ऐसा भी होता है कि डंडा टूटा और गलत तरह से जुड़ गया, जिसको म्यूटेशन कहते हैं। बात समझ लो, हम यहां की जगह वहां जुड़ गए, वो कार्बन उसके साथ जुड़ गया, वो उसके साथ जुड़ गया। इस तरह से बॉडी में चेंजेस या स्किन के डीएनए में चेंजेस आने लगते हैं, जिसकी वजह से बीमारी शुरू हो जाती है। लेकिन सर सूरज ये कर सकता है, बताओ मेरी बात समझ रहे हो ना? सूरज ये बीमारी वाली काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो डंडे तोड़ सकता है। बिकॉज द एनर्जी कमिंग फ्रॉम सूरज से आने वाला फोटोन और पैकेट इज सफिशिएंट इनफ टू ब्रेक आवर डीएनए डंडा। बताओ समझे बात? Yes, sir. ठीक। अच्छा अब कभी तुमने ये सुना है कि धूप में मत निकलो, नुकसान होता है वगैरह? ये तो सुना है हमने कि धूप में मत जाओ, ऐसे कुछ हो सकता है, किताबों में पढ़ा है, ठीक। क्या कभी तुमने ये सुना है कि उस कमरे में मत जाना, उस कमरे में बड़ी रोशनी है, उसमें 10-12 ट्यूबलाइट लगी हुई है, आंखें खराब हो जाएंगी, तुम समझो पगला जाओगे, अंदर से कुछ नुकसान हो जाएगा, डंडे टूट जाएंगे ऐसे? सर ये कभी नहीं सुना हमने। क्यों? क्योंकि सर जिस कमरे में आप हमें भेज रहे हैं उसमें क्या लगे हुए हैं सर? ट्यूबलाइट लगी हुई है, बल्ब लगे हुए हैं। सर ये जो ट्यूबलाइट बल्ब होते हैं ये विजिबल रीजन के फोटोन एमिट करते हैं। ये जो लग रहा है, आप मेरे सर पर करोड़ लगा दीजिए सर, मेरी आंखें खराब हो जाएंगी रोशनी से, लेकिन मेरे डीएनए पे फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर इस बार वो जो रोशनी से फोटॉन्स निकल के आ रहे हैं उनकी एनर्जी 20 से बहुत कम होती है सर। इस विजिबल रीजन को बिलोंग करने वाले फोटॉन्स की एनर्जी बहुत कम होती है सर। ये करोड़ों भी मार दीजिए सर हमारे ऊपर, करोड़ों भी, हमारे डीएनए का डंडा नहीं टूटता। क्यों? क्योंकि एक डंडा एक फोटोन की रिक्वायरमेंट रखता है, और वो फोटोन कम से कम उतनी एनर्जी का होना चाहिए जितना हमें चाहिए। मेरी बात सब लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं? यानी ये नहीं होता यार आज मैं इस कमरे में नहीं जाऊंगा, इस कमरे में 2 ट्यूबलाइट जल रही, कैसा ना डीएनए टूट जाए। अरे उस कमरे में करोड़ ट्यूबलाइट लगा दो तो भी तुम्हारी आंखें रोशनी से खराब हो सकती हैं, लेकिन डंडे नहीं टूटेंगे। क्यों? क्योंकि सर वो करोड़ों फोटोन मिलकर भी आपके एक डीएनए को ब्रेक नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज वो करोड़ों मिलकर, भले ही उनकी एनर्जी मिलकर बहुत सारी क्यों ना हो जाए, लेकिन बॉन्ड एक्सेप्ट सिर्फ एक फोटोन को करेगा, और कम से कम एक फोटोन की एनर्जी इतनी होनी चाहिए। मेरी बात सब लोग समझ पाए क्या कह रहा हूं मैं? Yes, sir. इसीलिए मैं बोल रहा हूं यहां पर भी कि जो ब्रोमीन को तोड़ने के लिए फोटोन चाहिए उसकी एनर्जी कम से कम इतनी होनी चाहिए, और उस एनर्जी को आप एच सी बाय लैम्डा से इक्वेट करके वेवलेंथ, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी जो भी निकालना चाहें इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का कैलकुलेट कर सकते हैं। और मेरी इस बात को भी ध्यान रखेंगे सब लोग कि अगर किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए एक पर्टिकुलर एनर्जी चाहिए तो उससे कम एनर्जी वो बॉन्ड एक्सेप्ट नहीं करेगा, उससे कम एनर्जी जितनी इकट्ठी करके मारना चाहो वो बॉन्ड एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर इस डंडे को तोड़ने के लिए 5 एनर्जी चाहिए तो या तो 5 मारो या 5 से ज्यादा मारो, 5 से कम मारोगे तो भी नहीं टूटेगा, और 5 से कम वाले करोड़ मारो तो भी नहीं टूटेगा।
कुछ समझे बात को? Yes, sir. ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं। अब ये फोटोन इस पे, अब तुम इसके सवाल क्वांटम थ्योरी के सवाल धीरे धीरे लगा सकते हो, अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सवाल नहीं लगाने। ठीक, तो तुम्हारे मॉड्यूल में जो भी क्वांटम से रिलेटेड सवाल होंगे hc/λ लगाते रहो, और इस तरह के भी तुम्हें कुछ सब क्वेश्चंस मिलेंगे, इसके ऊपर भी प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, अगली क्लास में थोड़ा सा डिस्कस करके बोर मॉडल स्टार्ट करेंगे, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं, अगली क्लास में फिर मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. जय हिंद सर।